एरोल एक यंग लड़का है जो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है, जहां हर किसी को उनकी गॉडेस की तरफ से एक ब्लेसिंग मिलती है, एक स्पेशल क्लास के फॉर्म में। ये क्लास डिसाइड करती है कि जब वो बड़े होंगे तो क्या बनेंगे, और ये उन्हें तब बताई जाती है जब वो 10 साल के हो जाते हैं। आज एरोल का बिग डे है क्योंकि वो अभी अभी 10 का हुआ है और उसे उसकी न्यू क्लास असाइन होने वाली है। उसके पेरेंट्स और उसकी सिस्टर काफी एक्साइटेड है, इमेजिनेशन में ये सोचते हुए कि एरोल को कौन सी कूल क्लास मिलेगी, लेकिन एरोल खुद पूरे सिस्टम में बिल्कुल अनइंटरेस्टेड लग रहा है। ब्रेकफास्ट के बाद सब लोग जल्दी जल्दी चर्च की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक प्रीस्ट ऑल्टर के पास खड़ा होता है, छोटे लड़कों के माथे पर हाथ रखकर उनकी क्लास बताता है। मतलब हर वर्ल्ड में ये प्रोसेस सेम ही होता होगा। वो हर बच्चे को बताने लगता है कि कौन ब्लैकस्मिथ बनेगा और कौन शेफ। एरोल की सिस्टर उससे बताती है कि क्लासेस पर पेरेंट्स की क्लासेस का भी इफेक्ट पड़ता है, इसलिए चांसेस हैं कि उसे कुछ रियली अमेजिंग मिले। जब एरोल का नंबर आता है वो आगे बढ़ता है और आसपास लोग एक्साइटेड मर्मरिंग करने लगते हैं। सब सोच रहे होते हैं कि स्वॉर्ड सेंट माँ और आर्कमेज फादर के बेटे को कौन सी लेजेंडरी क्लास मिलेगी। प्रीस्ट खुद भी थोड़ा थ्रिल्ड हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो एरोल के फोरहेड को टच करता है रुक जाता है, कुछ भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद वो पिटी के साथ नीचे देखता है और बताता है कि एरोल बिना किसी क्लास के पैदा हुआ है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एरोल के पेरेंट्स उसका मूड अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, बोलते हुए कि उसे जॉब की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो हमेशा उनके बेसमेंट में रह सकता है। पर सरप्राइजिंगली एरोल खुद इतना वरीड नहीं होता। वो फैमिली को बताता है कि वो डिप्रेस नहीं है, क्योंकि बचपन से ही वो स्वॉर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस करता आ रहा है। दिन रात ट्रेनिंग, हर रोज अपनी लिमिट्स पुश करना, और ऑब्वियसली अगर उसे स्वॉर्ड्समैन क्लास मिल जाती तो सब कुछ और इजी हो जाता। लेकिन बिना उसके भी वो अपनी ओवरपावर्ड मॉम के साथ जो ब्रूटल ट्रेनिंग करता रहा है, उसके दम पर दुनिया में अपनी जगह बना सकता है। उसकी फैमिली ये सुनकर थोड़ा रिलीव्ड हो जाती है। एरोल फिर अकेला थोड़ा टाइम स्पेंड करने निकल पड़ता है। तभी उससे ट्रेनिंग ग्राउंड से शोर सुनाई देता है। वहां वो दो लड़कों को स्पारिंग करते हुए देखता है। बेसिक्स उनके वीक लगते हैं, लेकिन सिर्फ स्वॉर्ड्समैन क्लास का ब्लेसिंग ही उन्हें काफी केपेबल फाइटर्स बना देता है। वो एरोल को देख लेते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों खड़ा है। एरोल कैजुअली बोलता है कि वो बस देखने आया था, जिस पर दोनों हंस पड़ते हैं। वो क्लेम करते हैं कि क्लासलेस बंदा कभी रियल स्वॉर्ड्समैन के साथ स्पार नहीं कर सकता और अपनी स्किल्स दिखाने के लिए एक दूसरे पर तलवारों से वार करते हैं। पर एरोल इंप्रेस नहीं होता। वो कामली पूछता है कि क्या वो उसके साथ स्पार करना चाहेंगे। लड़के समझते हैं कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन फिर भी मैच के लिए मान जाते हैं। फाइट शुरू होने से पहले एक लड़का पूछता है कि क्या एरोल के पास डिवाइन प्रोटेक्शन है। क्लासेस से अलग हर इंसान पैदा होते ही डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ होता है, एक इनविजिबल बैरियर जो उन्हें डैमेज से बचाता है, लेकिन वो टूट भी सकता है अगर सामने वाला काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। एरोल नॉड करता है, मतलब अब लड़का बिना किसी हेजिटेशन के फुल फोर्स जा सकता है। पर एरोल थोड़ा कॉन्फिडेंट टोन में बोल देता है कि उसे ऐसे ब्रैट्स को हराने के लिए डिवाइन प्रोटेक्शन की भी जरूरत नहीं। ये सुनते ही लड़का गुस्से में उसकी तरफ दौड़ता है और अपनी स्वॉर्ड जोर से स्विंग करता है। एरोल इजीली उस अटैक को पैरी कर देता है, जिससे लड़का शॉक हो जाता है और घबराकर बार बार वाइल्ड स्विंग्स करने लगता है। लेकिन एरोल हर एक अटैक को कामली ब्लॉक और डिफ्लेक्ट करता रहता है। लड़का डेस्परेट हो जाता है और उसका फ्रेंड पीछे से जंप करके एरोल को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन एरोल लाइटनिंग फास्ट मूव करता है और टाइम पर साइड हो जाता है। तब उसे रियलाइज होता है कि अपनी माँ के कंपैरिजन में ये दोनों उसके लिए कुछ भी नहीं है, शायद 2-on-1 ही थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। ये सोचते ही वो आगे बढ़ता है और एक लड़के को स्वॉर्ड के पॉमेल से सीधा चिन पर मारकर नॉकआउट कर देता है। दूसरा लड़का अपने दोस्त पर ट्रिप हो जाता है, बैलेंस खो देता है और जमीन पर गिरते ही वहीं धाड़ हो जाता है। दोनों रो रो कर अनफेयर बोलने लगते हैं, जैसे प्रॉपर सोर लूजर्स। तभी अचानक एक रेड हेड लड़का रिंग में एंटर करता है और उन दोनों को डांट कर चुप करा देता है, बोलते हुए जैसे ये बैटलफील्ड हो, वहां तो वो पहले ही मर चुके होते। एरोल उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन वो रेड हेड लड़का एरोल को जानता लगता है, क्योंकि वो सीधा एरोल के पास आता है और ड्यूअल के लिए चैलेंज कर देता है। वो क्लेम करता है कि एरोल ने उन दोनों को सिर्फ इसलिए हराया क्योंकि उसे अपनी माँ से कोई इनेट एबिलिटी मिली है, स्वॉर्ड सेंट से, लेकिन क्लासलेस होने की वजह से वो कभी भी किसी ट्रेंड स्वॉर्ड्समैन के सामने टिक नहीं पाएगा। फिर वो अपना इंट्रो देता है। वो कैप्टन एवंस का बेटा है, जो विलेज गार्ड्स का लीडर है। एरोल को अचानक याद आता है जब कैप्टन उसकी माँ से मदद मांगने आया था, लेकिन ये लड़का उस रगेड आदमी जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। लड़का रैंट करने लगता है कि कैसे उसकी माँ को हमेशा सब ज्यादा क्रेडिट देते हैं, जबकि उसका फादर भी एक एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन है। इसलिए अब ये प्रूव करने का टाइम आ गया है कि कौन सी फैमिली बेटर है, और वो एरोल को फाइट में हरा कर दिखाएगा। दोनों अपनी पोजीशंस लेते हैं और यहीं से मैच ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। लाल बालों वाला लड़का तुरंत अटैक प्रेस करता है, क्लियरली ट्राई कर रहा होता है कि जल्दी से जल्दी एक डिसाइसिव ब्लो लगा दे। पर एरोल बचपन से अपनी मॉम के साथ ट्रेनिंग करता आ रहा है, इसलिए उसकी डिफेंस काफी टाइट है। दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड में लाइटनिंग फास्ट मूव करते हुए इधर उधर जिप करते हैं, एक दूसरे पर स्ट्राइक्स बरसाते हुए। और ये सीन देखकर जमीन पर पड़े वो दोनों ब्रैट्स बिल्कुल स्टन रह जाते हैं। एरोल तब नोटिस करता है कि हाँ, रेड हेड लड़का बाकी दोनों से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो गुस्से में फाइट कर रहा है और वही उसे स्लॉपी बना रहा है। एरोल ओपनिंग ढूंढने की कोशिश करता है और फिर आगे लंच करने वाला होता है, लेकिन रेड हेड लड़का रेडी होता है और अपनी स्पेशल एरियल स्लैशेस यूज करता है। एरोल एक को ब्लॉक कर लेता है, पर दूसरा सीधा उसके चेस्ट पर लगता है और वो ग्राउंड पर गिर जाता है।
एरल सरप्राइज में पूछता है कि ये कौन सा ट्रिक था, लेकिन लड़का टॉन्ट करता है कि ये एक स्किल है जो उस जैसे क्लासलेस लूजर कभी सीख ही नहीं सकता। उस डिफीट के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एरल के अंदर एक नया फायर जल चुका होता है। वो अपनी स्वॉर्ड लेकर फॉरेस्ट के अंदर जाता है और एक डमी टारगेट पर खुद से प्रैक्टिस शुरू करता है। काउंटलेस ट्राइज के बाद फाइनली वो वही ट्विन स्लैश रेप्लिकेट कर लेता है जो पिछली बार उसे हरा गया था। अभी वो सेलिब्रेट करे भी नहीं होता कि बुशेस से एक गॉब्लिन उस पर एम्बुश कर देता है, लेकिन ये उसके लिए कोई मैच नहीं होता। एरल पलटकर अपनी न्यूली लर्न ट्विन स्लैश अनलीश करता है और गॉब्लिन सीधा जमीन पर गिर पड़ता है। वो अपनी इस फ्रेश टेक्निक से थोड़ा एक्साइटेड होता ही है कि अचानक फॉरेस्ट के डीप से एक मैसिव रोर गूंज उठता है जो एरल को अंदर तक हिला देता है। वो तुरंत विलेज की तरफ भागने का डिसाइड करता है ताकि गार्ड्स को अलर्ट कर सके, लेकिन तभी उसे एक लड़के की चीख सुनाई देती और वो वहीं रुक जाता है। उसे रियलाइज होता है कि जब तक गार्ड्स आएंगे तब तक शायद बहुत लेट हो चुका होगा, इसलिए वो खुद ही फॉरेस्ट के अंदर जाने का डिसीजन लेता है। वो थोड़ा क्वाइटली मूव करता है और फिर उसे एक इंजर्ड लड़का दिखता है जो और कोई नहीं, वही रेड हेड गाय होता है जो ट्रेनिंग में उसे हरा चुका था। लड़का पूरी तरह बीटन लग रहा होता है, बॉडी से खून बह रहा होता है और वो अपनी स्वॉर्ड को उठाए हुए अपने एनिमी की तरफ देखता है जो एक मैसिव हॉबगॉब्लिन निकलता है। एरल ने भी ऐसा मॉन्स्टर रियल लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि ये नॉर्मली विलेज के पास आते ही नहीं। एरल एक सेकंड के लिए सोचता है कि क्या उसे मदद के लिए भागना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं पता वो इस बीस्ट को हरा भी पाएगा या नहीं, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि अगर वो चला गया तो रेड हेड लड़का पक्का मर जाएगा। फाइनली वो अपना माइंड बना लेता है, हॉबगॉब्लिन के पीछे स्नीक करता है और जैसे ही मॉन्स्टर फिनिशिंग ब्लो देने वाला होता है, एरल एक पावरफुल ट्विन स्ट्राइक अनलीश करता है जो गॉब्लिन को सीधा चीर कर देता है और वो वहीं मर जाता है। लड़का जमीन पर पड़े हॉबगॉब्लिन को देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉक इस बात का होता है कि एरल ने वो अटैक यूज किया जो उसने खुद ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग और अपनी क्लास के बूस्ट के बाद सीखा था। एरल उसे थोड़ा होली वाटर देता है ताकि वो रिकवर कर सके और तुरंत ही लड़का पूछता है कि उसने ये कैसे किया। एरल कामली बोलता है कि इसका क्लास से कोई लेना देना नहीं है, इनफ स्किल, स्पीड और पावर हो तो कोई भी इसे रेप्लिकेट कर सकता है। वो एक्सप्लेन करता है कि पिछली बार ट्विन स्लैश से हारने के बाद उसने उसे क्लोजली एनालाइज किया, बार बार प्रैक्टिस की, बेसिक समझे और अब वो उस अटैक को जैसे चाहे वैसे मॉड्यूलेट कर सकता है। लड़का अभी भी कन्विंस नहीं होता और एरल को ड्यूअल के लिए चैलेंज करता है, जो एरल हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एक साथ अपनी एबिलिटीज यूज करते हैं। लड़के के लिए ये टोटल शॉक होता है, क्योंकि एरल ना सिर्फ उसका स्लैश ब्लॉक करता है बल्कि उसमें एक थर्ड स्लैश ऐड करके सीधा उसे ग्राउंड पर गिरा देता है। कैप्टन का बेटा गुस्से से भर जाता है, लेकिन एरल कामली बोलता है कि वो किसी फिक्स्ड स्पेल की लिमिटेशन से बंधा नहीं है। उसकी सिर्फ लिमिट उसकी पावर और स्किल है, मतलब अगर वो काफी अच्छा हो तो वो जितने चाहे उतने स्लैशेस ऐड कर सकता है। लड़का दोबारा उठकर एक और क्विक बैटल स्टार्ट करता है, लेकिन इस बार फिर से वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थर्ड स्लैश से हिट हो जाता है। वो फिर जमीन पर गिर जाता है और एरल विक्ट्री क्लेम करके वहां से वॉक ऑफ कर जाता है। उस दिन के बाद पूरे 5 साल गुजर जाते हैं और एरल फाइनली ब्रेसिया जाने का डिसीजन लेता है, वो किंगडम जो अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए फेमस है। उसकी माँ और कैप्टन एवंस दोनों ने वहीं ट्रेनिंग ली थी और एरल भी उन्हीं की तरह बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना चाहता है। रास्ते में वो कुछ स्ट्रेंजर्स के साथ ट्रैवल करता है, जिनमें से 2 हाई कैलिबर स्वॉर्ड्समैन होते हैं। एक बंदा बारबेरियन क्लास का होता है और औरत डुअल विल्डिंग क्लास के लिए फेमस होती है। दोनों ब्रेसिया जाकर अपनी स्किल्स होन करना चाहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं बनते, हमेशा एट ईच अवर्स थ्रोट रहते हैं। कार ड्राइवर उन्हें शांत रहने को बोलता है क्योंकि सब एक ही जगह जा रहे होते हैं, लेकिन वो आदमी एक्सट्रीम मिसोजिनिस्ट होता है और औरत को वापस किचन भेजने की बात करता है। और ज्यादा बहस होने वाली होती है कि तभी कार ड्राइवर चिल्लाता है कि स्वॉर्ड्स रेडी करो क्योंकि ट्रबल आ चुकी है। एरल कामली ऊपर देखता है और सामने ऑर्क्स की पूरी होड़ और उनका मैसिव लीडर रास्ता ब्लॉक किए खड़े हैं। क्लियरली किसी को भी जिंदा जाने देने के मूड में नहीं है। कार्ट में बैठे 2 बच्चे डर जाते हैं और बारबेरियन से मदद मांगते हैं, लेकिन वो बंदा टोटल जर्क और कावर्ड निकलता है। बोलता है कि वो किसी और के लिए अपनी जान रिस्क नहीं करेगा और कार्ट से कूदकर भाग जाता है। औरत भी उसके पीछे जाती है, बोलते हुए कि इस वर्ल्ड में हर कोई अपना अपना होता है। कार ड्राइवर टेंशन में आ जाता है, सोचता है क्या वो पैसेंजर्स के साथ होड़ से भाग सकता है, लेकिन कुछ करने से पहले ही एरल बिना कुछ बोले कार्ट से उतर जाता है और मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ने लगता है। ड्राइवर उसे पीछे हटने और अपनी जान बचाने को चिल्लाता है, पर एरल उसे इग्नोर करके पहले और पर डैश करता है और उसके दिल में स्वॉर्ड घिसा देता है। ड्राइवर उसकी इनसेन स्पीड और एक्यूरेसी देखकर स्टन रह जाता है, जबकि एरल ब्लिंक एंड यू मिस इट मूवमेंट के साथ ऑर्क्स के सामने गायब सा होता रहता है और एक एक करके उन्हें गिराता चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी देर में वो चारों तरफ से ऑर्क से सराउंड हो जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि अब वो अपनी डैश स्किल प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन कार ड्राइवर के लिए ये प्योर शॉक होता है जब एरल एक लेजेंडरी ट्रिक पुल करता है जिसे ब्लेड डांस कहा जाता है, जहां वो गोल गोल घूमते हुए सबको एक साथ कट कर देता है। ड्राइवर को समझ ही नहीं आता कि एरल वो स्किल कैसे यूज कर सकता है, क्योंकि ये टेक्निक नॉर्मली सिर्फ स्वॉर्ड प्रिंसेस क्लास के स्वॉर्ड्समैन यूज करते हैं और वो भी हमेशा विमेन होती हैं। एरल वैसे किसी जेंडर नॉर्म में बंधा हुआ नहीं लगता और बिना रुके वो सीधा ऑर्क लीडर की तरफ स्प्रिंट करता है, उसके हैवी अटैक को परफेक्टली डॉज करता है, फिर जंप करके उसके ऊपर चढ़ जाता है और अपनी स्वॉर्ड उसके स्कल में डीप घुसा देता है। मॉन्स्टर वहीं इंस्टेंटली मर जाता है। वो वापस स्टन ड्राइवर के पास आता है और उससे ब्रेसिया तक जर्नी कंटिन्यू करने को बोलता है। तभी कार्ट में बैठा एक बच्चा पूछता है कि वो कौन सी क्लास का है। एरल कैजुअली रिप्लाई करता है कि उसके पास कोई क्लास नहीं है और ये सुनकर सब लोग बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। उसे याद आता है कि 5 साल पहले जब उसने अपनी माँ को ट्विन ब्लेड स्किल दिखाई थी तो उन्हें लगा था वो इमेजिनेशन कर रही है, लेकिन जब एरल ने बताया कि वो हर स्किल को कॉपी करने के लिए ट्रेन कर रहा है तो वो बियॉन्ड हैप्पी हो गई थी और प्रॉमिस किया था कि स्वॉर्ड प्रिंसेस क्लास की सारी टेक्निक्स उसे सिखाएंगी। प्रेजेंट में वापस आते ही ड्राइवर उसे जगाता है और बताता है कि वो ब्रेसिया पहुंच चुके हैं, लैंड ऑफ स्वॉर्ड्स।
एरल कार्ट से नीचे उतरता है और टाउन सेंटर में स्वॉर्ड्स कमर से बंधे हुए लोगों की भीड़ देखकर थोड़ा अमेज हो जाता है। वो ड्राइवर की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या वो एडवांस लेवल स्वॉर्ड्समैन है। पहले ड्राइवर कैजुअली बोलता है कि वो सिर्फ एक कार ड्राइवर है, लेकिन एरल को पता होता है कि सिर्फ स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन ही उसके ऑन द स्पॉट मूव्स पहचान सकते हैं। आखिरकार ड्राइवर एडमिट करता है कि वो होली नाइट क्लास से है, जो काफी अच्छी क्लास मानी जाती है, लेकिन वो हमेशा लड़ते लड़ते बोर हो जाता है, इसलिए कभी कभी नॉर्मल ड्राइवर बनकर चिल करना प्रेफर करता है। होली नाइट ये भी बोलता है कि शायद ही एरल का फर्स्ट टाइम है सिटी में और उसे पहले अपने लिए गिल्ड ढूंढनी होगी, क्योंकि बिना गिल्ड के वो टूर्नामेंट्स में फाइट नहीं कर पाएगा और यहाँ टोनीज जीतना ही स्वॉर्ड्समैन का नाम बनाने और पैसा कमाने का मेन तरीका है। एरल रिप्लाई करता है कि उसे पैसों में इंटरेस्ट नहीं है, वो बस यहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन से लड़ना चाहता है। ड्राइवर उसे वार्न करता है कि टॉक्सिक कॉर्पोरेट गिल्ड से बचकर रहना, क्योंकि वो सोल तक सक कर लेते हैं और वो भी बिल्कुल अच्छे वे में नहीं। ये कहकर वो मुड़ जाता है और एरल सिटी के अंदर चल पड़ता है, जहां हर तरफ लोग अपनी गिल्ड्स प्रमोट कर रहे होते हैं, रिक्रूटमेंट के पोस्टर्स लगा रहे होते हैं और स्वॉर्ड्समैन लाइंस में लगकर अपनी लक ट्राई कर रहे होते हैं। रास्ते में अचानक वो एक ब्लॉन्ड लॉली से टकरा जाता है, जो बिना वार्निंग के उससे चिपक जाती है और फास्ट फास्ट बोलने लगती है कि वो एक फेमस गिल्ड की मेंबर है और चाहती है कि एरल उनके साथ ज्वाइन करे। एरल इंस्टेंटली सस्पिशियस हो जाता है, क्योंकि वो काफी डेस्परेट लग रही होती है, इसलिए वो सीधा मना कर देता है। पर लॉली पीछे पड़ जाती है, बार बार रिक्वेस्ट करती रहती है, लेकिन एरल कोई सिंप नहीं होता और फर्मली रिफ्यूज करता रहता है। वो उससे पूछता है कि यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड कौन सी है, और वो थोड़ी मजबूरी से बताती है कि शैडो ब्लेड गिल्ड अभी टॉप टियर में है, क्योंकि उसमें 8 स्वॉर्ड क्लासेस हैं। एरल डायरेक्शंस लेता है और बिना टाइम वेस्ट किए उस तरफ चल पड़ता है। बीच में एक गार्ड उसे रोकता है और रिसेप्शन की तरफ गाइड करता है टेस्ट के लिए। रिसेप्शन में उसे एस्पायरिंग स्वॉर्ड्समैन की लंबी लाइन मिलती है, जो गिल्ड में घुसने की होप लिए खड़े होते हैं। ये देखकर एरल भी थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है, सोचता है कि यहाँ कितने क्रेजी स्ट्रॉन्ग लोग मिलेंगे। लेकिन जब उसका टर्न आता है रजिस्टर करने का, रिसेप्शनिस्ट उस पर हंस पड़ता है और बोलता है कि क्लासलेस लोग अप्लाई ही नहीं कर सकते, सिर्फ एडवांस्ड स्वॉर्ड्समैन क्लास वाले ही ट्रायल्स में जा सकते हैं। एरल बोलता है कि वो श्योर है वो ट्रायल पास कर लेगा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट स्ट्रेट अप मना कर देता है। थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर वो वहां से निकलने लगता है, तभी उसकी नजर 3 A रैंक्ड स्वॉर्ड्समैन पर पड़ती है, जो हॉल में एंटर करते ही सेलिब्रिटीज की तरह ट्रीट किए जाते हैं। एरल इन थिएट्रिक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और दूसरी गिल्ड्स की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन एक एक करके सब उसे सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसके पास कोई क्लास नहीं होती। थक हार कर वो वापस सिटी के बीच में आ जाता है और अपनी माँ का दिया हुआ लेटर निकालता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपनी ओल्ड गिल्ड ढूंढे, क्योंकि वो जरूर उसकी मदद करेगी। वो सोचता है कि शायद उसकी माँ को पहले से पता था कि उसे इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, फिर भी वो थैंकफुल होता है। लेटर पढ़ने ही वाला होता है कि ब्लॉन्ड लॉली फिर से उस पर लटक जाती है, बोलती है कि वो अभी भी उसे ज्वाइन करने को रेडी है। एरल फिर से मना करता है, लेकिन इस बार वो लिटरली भीख मांगने लग जाती है। चैरिटी के नाम पर ज्वाइन करने को बोलती है और एक ब्यूटीफुल गिल्ड हाउस की तरफ पॉइंट करती है, कहकर कि वही उनकी गिल्ड है। ये देखकर एरल थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और लॉली एक्सप्लेन करती है कि उनकी गिल्ड ड्रैगन फैंग कभी कंट्री की बेस्ट गिल्ड थी, लेकिन अब कंडीशन काफी खराब हो चुकी है और वो करंटली वीकेस्ट बन चुकी है। फिर भी वो उसे अपनी पुरानी ग्लोरी तक ले जाना चाहती है। ड्रैगन फैंग नाम सुनते ही एरल को कुछ याद आता है। उसकी माँ ने कभी बताया था कि उनके गिल्ड का लीडर डुअल व्हील्डिंग स्वॉर्ड्समैन था और उसने अपने स्पेशल मूव के नाम पर गिल्ड का नाम ड्रैगन फैंग रखा था। एरल जल्दी से लेटर निकालकर नाम चेक करता है और सच में वही गिल्ड होती है जिसका जिक्र उसकी माँ ने किया था। वो उसके साथ अंदर जाने का डिसाइड करता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो रूम में एंटर करते हैं, एरल को सोफा पर बैठा एक ओल्ड ड्रंक आदमी दिखता है, जिसके पास सिर्फ एक ही आम होता है। वो एरल से बोलता है कि कहीं और जाए क्योंकि ये गिल्ड डूम्ड है, और चल देता है। लॉली बताती है कि वो उसके फादर है, जो कभी सिटी के सेकंड बेस्ट स्वॉर्ड्समैन थे, लेकिन आम रूज करने के बाद बिल्कुल चेंज हो गए हैं। पर एरल सबको सरप्राइज कर देता है जब वो बोलता है कि वो गिल्ड ज्वाइन करना चाहता है। ये सुनकर लॉली सुपर हैप्पी हो जाती है और तुरंत एक अग्रीमेंट बनाकर एरल को दे देती है। एरल फॉर्म फिल करके वापस देता है। वो पढ़कर पूछती है कि क्लास कॉलम ब्लैंक क्यों छोड़ा है। तब एरल कामली रिप्लाई करता है क्योंकि उसके पास कोई क्लास नहीं है। लॉली गुस्से में स्नैप कर जाती है और तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है। बोलती है कि उसे लगा था एरल कोई एडवांस क्लास स्वॉर्ड्समैन होगा, क्योंकि वो इतना हार्ड टू गेट अटैक कर रहा था। लेकिन वो और कुछ बोल पाती उससे पहले ही दरवाजा खुलता है और एक रेड हेड ब्यूटी रे रूम में एंटर करती है। लॉली तुरंत उसकी तरफ भागती है, ऑलमोस्ट रोते हुए कंप्लेन करती है कि इस क्लासलेस इडियट ने उसे धोखा देकर गिल्ड ज्वाइन करवा लिया। ये सुनते ही रे का फोकस एरल पर चला जाता है और वो थोड़ा सरप्राइज टोन में बोलती है कि उसे लगा ही नहीं था कि वो उसे यहाँ दोबारा देखेगी। एरल कंफ्यूज होकर पूछता है कि वो उसे कैसे जानती है, और रे खुद भी थोड़ी शॉक लगती है। बोलती है कि वो दोनों सेम विलेज से थे और साथ में ट्रेनिंग किया करते थे। ये बात पहले तो क्लिक नहीं करती, फिर अचानक एरल को रियलाइजेशन होता है जो रेड हेड बॉय से वो इतनी बार फाइट कर चुका था, वो असल में लड़का नहीं बल्कि लड़की थी। लॉली भी ये स्टोरी जानती होती है और एक्साइटेड होकर रे से पूछती है कि क्या यही वो क्लासलेस बंदा है जिसने उसे बचपन में हरा दिया था, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि वो बस एक मिथ है। रे अभी भी उस पुराने डिफीट पर अटकी हुई होती है और बिना वक्त वेस्ट किए एरल को ड्यूएल के लिए चैलेंज कर देती है।
फाइट शुरू होती है और रे तुरंत ट्विन स्लैश अटैक यूज करती है, जिसे एरोल सोचता है कि वो काउंटर कर लेगा, लेकिन शॉक में रे के स्लैशेस उसके खुद के अटैक को ब्लास्ट करते हुए सीधा उसके चेस्ट पर लगते हैं। ये एरोल को कंफ्यूज कर देता है। तब रे रिवील करती है कि उसके पास पावर स्वॉर्ड्समैन क्लास है। इसी वजह से वो नॉर्मल स्वॉर्ड से 5 गुना हैवी ब्लेड चला सकती है, मतलब हर एक स्ट्राइक में 5 गुना फोर्स होता है। एरोल इस बात से इंप्रेस हो जाता है कि इतना हैवी वेपन यूज करने के बाद भी रे अपनी स्पीड रिटेन कर पा रही है, लेकिन उसकी स्पीड उसकी खुद की स्पीड के सामने कुछ भी नहीं लगती। अगली बार जब रे अटैक करती है, एरोल अपना आफ्टर इमेज क्रिएट करता है जो रे को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और वो पीछे से अपीयर होकर उसकी बैक पर हिट कर देता है। रे कंफ्यूज हो जाती है और फिर ट्राई करती है, लेकिन रिजल्ट वही रहता है। वो बिलीव ही नहीं कर पाती कि एरोल एक ऐसी टेक्निक यूज कर रहा है जो सिर्फ मोस्ट एडवांस स्वॉर्ड्समैन के लिए होती है, जबकि एरोल रियलाइज करता है कि रे नॉर्मल अटैक से गिरने वाली नहीं, वो काफी टैंकी है। रे भी ये समझ जाती है और अपने हैवी ब्लोज से फाइट खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन एरोल अपनी माँ का सिग्नेचर काउंटर यूज करता है और रे घुटनों पर आ जाती है। फाइट वहीं एंड हो जाती है। इसके बाद लॉली का डिमीनर पूरी तरह चेंज हो जाता है और वो एरोल को फिर से वार्मली वेलकम करती है, साथ ही बताती है कि उनकी गिल्ड इस वक्त क्रिपलिंग डेट में है। डेट से निकलने के लिए उन्हें टूर्नामेंट्स में एंट्री लेनी पड़ेगी, जहां उन्हें 3 मेंबर टीम बनाकर उन गिल्ड से लड़ना होगा जिनके पास पूरे 5 मेंबर्स होंगे। एरोल को यह सुनकर ऑडली एक्साइटमेंट फील होती है। स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ना और अपनी लिमिट्स पुश करना, ये आइडिया ही उसे हाइप कर देता है। अगली सुबह एरोल अपने नए रूम में उठता है, एक नए बेड पर जो अब ऑफिशियली उसका हो चुका होता है। थोड़ी देर उसे याद करने में लगती है कि यहाँ आने के बाद क्या क्या हुआ। अब वो उसी लेजेंडरी गिल्ड का पार्ट बन चुका है जहां कभी उसकी मॉम ने काम किया था। ये उसके लिए ह्यूज डील है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा और इस गिल्ड को फिर से ग्रेट बनाएगा। वो फ्रेश होकर लिविंग रूम में जाता है, जहां लॉली और रे दोनों पहले से उठकर फायर के पास बैठकर टूर्नामेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। लॉली तुरंत एरोल को कॉन्वर्सेशन में खींच लेती है और बोलती है कि टूर्नामेंट्स नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं और क्योंकि अब उनके पास 2 की जगह 3 मेंबर्स हैं, वो ऑफिशियली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो वार्न करती है कि ये सुपर टफ होगा क्योंकि एलिमिनेशन स्टाइल फॉर्मेट होगा 1-on-1 मैचेस के साथ, और हर गिल्ड के पास प्रोबेबली 5 मेंबर्स होंगे जो उनके लिए मैसिव डिसएडवांटेज बन जाएगा। इसलिए अगर उन्हें फर्स्ट राउंड भी सर्वाइव करना है तो हर किसी को 1 से ज्यादा अपोनेंट्स को हराना पड़ेगा। लॉली फिर भी काफी ऑप्टिमिस्टिक रहती है, बोलती है कि उनके पास ऑलरेडी 2 बी रैंक स्वॉर्ड्समैन हैं, इसलिए जब तक उन्हें कोई ए रैंक स्वॉर्ड्समैन नहीं मिलता, फाइट्स इवनली मैच रहेंगी। एरोल थोड़ा नया होता है इस रैंकिंग सिस्टम में और पूछता है कि ये रैंक्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। लॉली एक्सप्लेन करती है कि टोटल 5 रैंक्स होते हैं ए से डी तक, जहां ए सबसे टॉप होता है और ब्रेसिया में लगभग 20 स्वॉर्ड्समैन ही ए रैंक कहलाते हैं, जबकि डी रैंक कंप्लीट बिगिनर्स के लिए होता है जो बस स्वॉर्ड पकड़ना जानते हैं। वो प्राउडली क्लेम करती है कि वो दोनों बी रैंक हैं और क्योंकि एरोल ने रे को फेयर फाइट में हरा दिया, इसका मतलब वो भी उन्हीं के लेवल का है। 3 बी रैंक स्वॉर्ड्समैन के साथ उन्हें स्टार्टिंग राउंड्स में काफी अच्छा चांस मिल सकता है। इतना कहकर लॉली किचन की तरफ चली जाती है और एरोल अपने थॉट्स में खो जाता है। जब रे जाने लगती है, एरोल उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कि पावर स्वॉर्ड्समैन होने के नाते उसकी एबिलिटीज क्या क्या है। रे अभी भी कल वाली हार से थोड़ी इरिटेटेड लगती है, लेकिन बता देती है कि उसकी एक एबिलिटी ये है कि वो अपनी आउटर मैना शील्ड को हार्डन कर सकती है, जो लो पावर अटैक से उसे प्रोटेक्ट करती है। एरोल इस पर थोड़ा सोचता है, क्यूरियस होकर कि ऐसी वैल्यूएबल टेक्निक वो कैसे सीख सकता है, और तब अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो रे से कहता है कि वो स्वॉर्ड शीथ में ही रखकर उसे हिट करे। रे मना कर देती है, लेकिन एरोल उसका हाथ पकड़कर प्लीज करने लगता है। रे गलत मतलब निकाल लेती है, सोचती है कि एरोल किसी वियर्ड किनकी आइडिया में पड़ा हुआ है, लेकिन वो टोटली अपोज्ड भी नहीं होती और बोलती है कि शायद उन्हें कुछ ज्यादा नॉर्मल से स्टार्ट करना चाहिए। एरोल तुरंत क्लियर करता है कि दोनों बिल्कुल अलग चीजें सोच रहे हैं। वो बस चाहता है कि रे उसे मारे ताकि वो समझ सके कि मैना प्रोटेक्शन शील्ड को कैसे हार्डन किया जाता है, जो मल्टीपल अटैकर्स के अगेंस्ट फाइट करते वक्त सबसे इफेक्टिव होता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रे ये सुनकर शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या वो पागल हो गया है, क्योंकि स्किल्स सिर्फ गॉडेस की डिवाइन ग्रेस से मिलती हैं और नॉर्मली सीखी नहीं जा सकती। पर एरोल थोड़ा एटीट्यूड के साथ बोल देता है कि वो चुप रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्विन ब्लेड स्लाइस और इंस्टेंट ट्रांसमिशन जैसी स्किल्स सीख चुका है। ये सुनते ही रे चुप हो जाती है और फाइनली मान जाती है कि वो एक बार ट्राई करेगी। दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाते हैं, जहां रे अपनी स्वॉर्ड एरल को थमा देती है और वार्न करती है कि उसकी ब्लेड नॉर्मल स्वॉर्ड से 5 गुना हैवी है और बिना ब्रूट स्ट्रेंथ स्किल के एरल इसे हिला तक नहीं पाएगा। पर एरल फिर से सबको शॉक कर देता है। रे की स्वॉर्ड पकड़कर उसे अनशीथ करता है और सरप्राइजिंग ग्रेस और ईज के साथ घुमा देता है। रे फिर से स्पीचलेस हो जाती है और पूछती है कि बिना क्लास और बिना स्किल्स के वो ये सब कैसे कर रहा है। एरल कामली रिप्लाई करता है कि जो भी उसने सीखा है वो सिर्फ डेडिकेशन और डेली प्रैक्टिस से सीखा है। वो वाव करता है कि वो सिर्फ हार्ड वर्क और एफर्ट के दम पर उनके टैलेंट को मैच करेगा। इस बात से रे का दिल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और वो अपनी बातों के लिए माफी मांग लेती है। फिर स्वॉर्ड वापस लेकर ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन क्लियर कर देती है कि वो बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करेगी। एरल हाँ बोलता है और थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर वो मूवमेंट निकल चुका होता है और रे उसे अपनी शीथ स्वॉर्ड से सीधा फेस पर स्मैक कर देती है। थोड़ी देर बाद लोली भागते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड पर आती है, बिल्कुल ब्रेथलेस और स्ट्रेस्ड, और बताती है कि उसे पता चल गया है कि उनका नेक्स्ट अपोनेंट कौन सा गिल्ड है
और न्यूज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो कहती है कि जिनके साथ उनकी फाइट होने वाली है वो और कोई नहीं बल्कि टॉप गिल्ड ब्लैक ब्लेड के मेंबर्स हैं, जिनके पास 8 से ज़्यादा ए रैंक स्वॉर्ड्समैन हैं और जिन्हें उनका लीडर जियो लीड करता है, जो वाइपर जितना विशियस माना जाता है। पर लोली का पीछे हटने का कोई प्लान नहीं होता और एक फायरी स्पीच के साथ बोलती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे उनके कैंडिडेट्स को हराने की। फिर उसकी नज़र एरल पर पड़ती है, जो रे की ब्रूटल ट्रेनिंग के बाद जमीन पर पड़ा होता है। लोली पूछती है क्या एरल जिंदा भी है, लेकिन रे कैजुअली बोल देती है कि वो बस स्पेशल ट्रेनिंग कर रहे थे। लोली को लगता है रे सिर्फ अपना स्ट्रेस न्यूबी पर निकाल रही है। तब एरल खुद को उठाकर बोलता है कि इतनी पिटाई के बाद उसे भूख लग रही है और कुछ ग्रब चाहिए। ट्रेनिंग के साथ साथ पूरा हफ्ता ब्लिंक की तरह निकल जाता है और फाइनली कंपटीशन का दिन आ जाता है। देश भर से लोग कॉलिसियम में गैदर होते हैं मैच को लेकर बातें करते हुए, जबकि एरल वेन्यू का साइज देखकर पूरा ब्लोन हो जाता है। लोली कुछ लोगों को सुन लेती है जो कह रहे होते हैं कि ड्रैगन फैंक्स क्रैश एंड बर्न करने वाले हैं और उसका गुस्सा भड़क उठता है, लेकिन रे उसे रोक लेती है। एरल नोटिस करता है कि यहाँ लोग बैटिंग भी कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं कि कौन सी टीम जीतेगी, और लोली उसे बताती है कि उनकी फाइट में ऑड्स 20-1 चल रहे हैं। एरल बोलता है कि ये तो काफी इंप्रेसिव है, लेकिन लोली उसे चुप रहने को चिल्लाती है क्योंकि इसका मतलब पूरी सिटी को लगता है कि वो ब्लैक ब्लेड गिल्ड को हरा ही नहीं सकते। पर ये डिस्गाइज में ब्लेसिंग भी हो सकता है क्योंकि अगर वो जीत गए तो एक ही मैच से उन्हें लोड्स ऑफ मनी मिल सकता है। रे उसे शांत करने की कोशिश करती है पर लोली ऑलरेडी फुल फायर मोड में होती है। वो डिक्लेयर करती है कि उन्हें ये मैच किसी भी हाल में जीतना ही होगा क्योंकि अगर वो हार गए तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा, और इसीलिए उन्होंने गिल्ड हाउस को कोलैटरल रखकर लोन ले लिया है ताकि जीतने पर उनकी जिंदगी बदल जाए और कोई उन्हें क्रैपी गिल्ड जो पहले अच्छी हुआ करती थी कहकर ना बोले। रे पूछती है कि अगर वो हार गए तो क्या होगा, और लोली रिप्लाई करती है कि तब तो सब कुछ वैसे भी खत्म हो चुका होगा। तभी एक आदमी उन्हें बुलाता है और वो और कोई नहीं बल्कि जियो ब्लैक ब्लेड गिल्ड का लीडर होता है। वो लोली को बिलिटल करना शुरू करता है और एक्सप्लेन करता है कि वही था जिसने कुछ स्ट्रिंग्स पुल किए ताकि सबसे पहला मैच उनकी गिल्ड्स के बीच हो। ये उनके लिए इजी विन होने वाला है और साथ ही वो उस गिल्ड के लास्ट एम्बर्स भी मिटा देंगे जो कभी बेस्ट हुआ करती थी। वो थोड़ा सार्कास्टिक टोन में कहता है कि चिंता ना करो, अगर वो जीत जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि उसके पास सबसे बेस्ट गिल्ड है, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब वो उनके ए रैंक स्वॉर्ड्समैन को हरा दे। पर टीम में एक क्लासलेस लूजर के साथ ये पॉसिबल नहीं लगता। इतना कहकर वो खुद की क्लेवरनेस पर हंसता है, उन्हें गुड लक बोलता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में वो अरीना में एंटर करते हैं जहां एरल नोटिस करता है कि जियो खुद फाइट नहीं कर रहा और सोचता है क्या इससे उनके चांसेस बढ़ेंगे, पर एरल उसे बता देती है कि उनकी पूरी टीम ही ए रैंक की है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता और उनका करंट लाइनअप यूजुअल से ज्यादा अग्रेसिव लग रहा है। आखिरकार बैटल का टाइम आ जाता है और अनाउंसर कंटेस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस करता है। ब्लैक ब्लेड्स की तरफ से ग्रीन हेड लड़का आगे आता है जिसका क्लास फेंसर होता है और वो ओवर कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है कि वो पूरी अपोजिंग टीम को अकेले हरा देगा। कमेंटेटर थोड़ा शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि ड्रैगन फैंक्स की साइड से क्लासलेस स्वॉर्ड्समैन एरल फाइट करेगा। फेंसर लड़का बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लगता, उसके लिए क्लासलेस बंदा कितनी जल्दी हारेगा ये मैटर नहीं करता, पर फिर भी वो डिसाइड करता है कि पहले उसे निपटा दे ताकि बाद में लड़कियों से फाइट कर सके। मैच शुरू होता है और कुछ ही सेकंड्स में फेंसर ब्लर की तरह डैश करता है और एरल के चेस्ट में स्टैब कर देता है, सबको शॉक कर देता है अपनी स्पीड से। लोली घबरा जाती है पर रे उसे कहती है कि ध्यान से देखे क्योंकि वो एरल नहीं बल्कि उसकी शैडो होती है। फेंसर थोड़ा सरप्राइज होता है पर ज्यादा बॉदर नहीं होता और घूमकर फिर से लंच करता है, सिर्फ एक और आफ्टर इमेज को हिट करने के लिए। अब उसे समझ आ जाता है कि ये फाइट इतनी क्विकली खत्म नहीं होने वाली जब वो एरल के इमेजेस से सराउंड हो जाता है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी स्पीड से सबको स्टैप करने का प्लान बना लेता है। सारी आफ्टर इमेजेस एक साथ अटैक करती हैं और फेंसर उन्हें कट कर देता है, लेकिन तब असली एरल उसे स्टैप कर देता है जिसने 3 आफ्टर इमेजेस क्रिएट किए होते हैं जो नॉर्मली बहुत टफ माना जाता है। फेंसर जमीन पर गिर जाता है और मैच वहीं खत्म हो जाता है। एरल कैजुअली बोलता है कि उसकी माँ उसके साथ 5 इमेजेस के साथ प्रैक्टिस करती थी और वो भी तब जब वो इजी जा रही होती। कमेंटेटर बिल्कुल स्टन रह जाता है और पब्लिक क्लासलेस कैंडिडेट के लिए चेयर करने लगती है। एरल खुद रियलाइज करता है कि भले ही उसने फेंसर के जैसी ही टेक्निक यूज की पर उसकी अभी उतनी रिफाइनमेंट नहीं है, मतलब उसे अभी और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अगला मैच एरल का एक डुअल विल्डर से होता है जो लगातार स्वॉर्ड स्ट्राइक्स की बराज के साथ प्रेशर बनाए रखता है, पर एरल कॉमली सब ब्लॉक कर लेता है और फिर अपनी ट्विन स्लैश टेक्निक यूज करके अपोनेंट को सीधा गिरा देता है। 2 डाउन हो चुके होते हैं और तीसरा अपोनेंट निकलता है एक रिवर्स ग्रिप डैगर यूजर जो काफी केयरफुल स्टेप्स लेता है और ब्लेड के साथ साथ मार्शल आर्ट्स मूव्स भी मिक्स करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि एरल उससे काफी ज्यादा फास्ट है। आफ्टर इमेजेस से कंफ्यूज करता है और फिर पीछे से स्ट्राइक करके उसे भी फिनिश कर देता है। रे और लॉली दोनों देखकर शॉक्ड रह जाती हैं कि ये बंदा रिकॉर्ड टाइम में बिना पसीना बहाए 3 आर रैंक स्वॉर्ड्समैन को हरा चुका है, और ये चीज लॉली के अंदर जेन्युइनली होप भर देती है कि शायद वो मैच जीत भी सकते हैं। अगला फाइट थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि इस बार एरल का सामना होता है एक शील्ड स्वॉर्डमैन से जो अपनी टफनेस के लिए फेमस होता है। एरल क्रिटिकल हिट्स लैंड नहीं कर पाता, इसलिए वो इधर उधर डांस करते हुए धीरे धीरे उसकी प्रोटेक्शन को चिप बाय चिप तोड़ने लगता है। उसका अपोनेंट चिल्लाता है कि वो क्लासलेस हो ही नहीं सकता, पर एरल कामली रिप्लाई करता है कि जो भी उसने अचीव किया है वो सिर्फ शेयर हार्ड वर्क का रिजल्ट है।
ब्रूट उसे टॉन्ट करता है कि टैलेंट के सामने मेहनत ज्यादा दूर तक नहीं जाती और शील्ड बैश स्किल के साथ चार्ज करता है। लेकिन एरल अपनी मां की सिग्नेचर फोरसाइट टेक्निक यूज करके पहले ही मूवमेंट्स प्रिडिक्ट कर लेता है और शील्ड को साइड में गिरा देता है। उसके बाद वो मार्शल आर्ट्स वाली टेक्निक यूज करता है जो उसने पिछले अपोनेंट से सीखी थी और ब्रूट के स्टमक पर किक मार देता है। फिर एरल शील्ड उठा लेता है और आगे बढ़ता है। अपोनेंट गुस्से से भरकर दोबारा अटैक करता है पर एरल पैरी करके डैश करता है और वही शील्ड बैश उस पर यूज करके उसे भी तोड़ देता है। क्राउड हंगामा करने लगती है, लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे लायर बोलते हैं और कहते हैं कि वो अपनी रैंक और क्लास छुपा रहा है। तब ऑर्गेनाइजर्स उसका क्लास आईडी मैजिक क्रिस्टल बॉल के पास ले जाते हैं और लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं कि वो सच में क्लासलेस है। ये क्लियर होते ही नेक्स्ट अपोनेंट अनाउंस होता है और ये थोड़ा अलग लगता है। इस स्वॉर्ड्समैन का नाम मासामुने होता है जो ईस्ट की सैमुराई लिनियज से होता है और उसके पास एक कर्व्ड ब्लेड होती है जिसे कटाना कहते हैं। मासामुने के स्वॉर्ड निकालने से पहले ही एरल डेंजर सेंस कर लेता है और रेडी हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये फाइट बाकी सब जैसे इजी नहीं होगी। मासामुने अल्टीमेट स्किल यूज करने के प्लान में होता है, बिल्कुल एक स्नेक की तरह जो स्ट्राइक करने का वेट कर रहा हो। पर एरल क्यूरियस होता है और खुद ही आगे बढ़ जाता है, अपने आप को डेंजर में डालते हुए। जैसे ही वो स्वॉर्ड्समैन के रेंज में आता है, मासामुने लाइटनिंग फास्ट अपनी ब्लेड स्नैप करता है एरल की तरफ, लेकिन समहाउ एरल और भी तेज होता है और उसके पीछे वैनिश हो जाता है। मासामुने बिल्कुल शॉक में आ जाता है और एरल कैजुअली बोल देता है कि वो ऑनेस्टली सिटी में देखा गया सबसे फास्टेस्ट स्वॉर्ड्समैन है, लेकिन बैड लक ये है कि उसकी मां इससे भी ज्यादा फास्ट थी, इसलिए वो इस स्पीड का आधी सा हो चुका है। इसके बाद एरल स्वॉर्ड प्रिंसेस की अल्टीमेट स्किल यूज करके अपने एनिमी को मल्टीपल टाइम स्टैब करके डिफीट कर देता है और यहीं सब कुछ साइलेंस में डूब जाता है क्योंकि वीकेस्ट गिल्ड का सपोजिटली वीकेस्ट मेंबर स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड के टॉप फाइटर्स को क्लीन स्वीप कर चुका होता है। एरल रे और लॉली की तरफ वॉक ऑफ करता है, सैटिस्फाइड फील करते हुए कि उन्होंने इनफ पैसा कमा लिया होगा ताकि गिल्ड सर्वाइव कर सके। शाम को जब वो गिल्ड हाउस वापस जाते हैं तो तुरंत सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, ड्रिंक्स ऑल अराउंड। एरल थोड़ा शॉक्ड होता है कि लॉली पीने के लिए ओल्ड इनफ है, पर वो कॉन्फिडेंटली बोलती है कि वो ग्रोन वुमेन है, चाहे दिखती थोड़ी छोटी हो। वो अभी तक बिलीव नहीं कर पा रही होती कि एरल ने कंट्री की बेस्ट गिल्ड के 5 ए रैंक स्वॉर्ड्समैन को अकेला हरा दिया है। वो डिसाइड करती है कि अब उसे एरल को वू करना होगा क्योंकि वही उसका टिकट है पॉवर्टी और ऑब्स्क्योरिटी से बाहर निकलने का। वो सीधा उससे शादी का प्रपोजल तक दे देती है, बोलती है कि वो उसकी हर डिजायर पूरी कर सकती है। पर एरल फुल सिग्मा मोड में होता है और तुरंत रिजेक्ट कर देता है, बोलता है कि उसे रे जैसे संबंध ज्यादा पसंद आएगा। ये सुनते ही रे का चेहरा लाल पड़ जाता है। वो अपनी सीट से उठकर एरॉल पर चिल्लाती है कि सिर्फ लोली को टर्न डाउन करने के लिए ऐसी बकवास बातें बोलना बंद करे। पर एरॉल एक्चुअली थोड़ा सीरियस था। वो पूछता है कि उसे क्यों लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है और रे रिप्लाई करती है कि जब वो दोनों बच्चे थे तो स्वॉर्ड फाइट के दौरान एरॉल ने उसे मैन कह दिया था। रे कहती है कि जिससे भी उसे मिला है सबने बोला है कि उसमें कोई वुमेनली चार्म नहीं है, लेकिन एरॉल सीधा उन 2 बड़ी बड़ी वुमेनली चार्म्स की तरफ देखकर डिसएग्री करता है। लोली ये सब देखकर रियलाइज कर लेती है कि रे को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ का बिल्कुल आइडिया नहीं है और उसे कैसे यूज करना है, इसलिए उसे ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं। ये सोचकर वो एरॉल के पैर दबाना शुरू कर देती है, बोलती है कि वो दिन भर फाइट करके थक गया होगा और उसे बेडरूम में मिलने को कहती है। रे तुरंत एम्बैरेस्ड हो जाती है और लोली को बोलती है कि ऐसी वियर्ड बातें करना बंद करे, लेकिन लोली स्लाई स्माइल के साथ कहती है कि वो बस उसे एक वेल डिजर्व मसाज देने वाली है। पर सरप्राइज तब होता है जब एरॉल बोल देता है कि वो रे से मसाज लेना प्रेफर करेगा। उसका मसाज का मतलब होता है ट्रेनिंग ग्राउंड में रे से पिटना, जब वो रे की रीइंफोर्समेंट मैजिक मास्टर करने की कोशिश करता है जो वो अपनी क्लास और स्किल्स की वजह से इतनी एफर्टलेसली यूज करती है। बालकनी से लोली ये सब देख रही होती है, सोचते हुए कि क्या एरॉल को सच में पता भी है कि मसाज होता क्या है। इतनी रात को होने वाली कांस्टेंट रकस से लोली का फादर जाग जाता है और हंगओवर स्टेट में ट्रेनिंग ग्राउंड तक आ जाता है, शोर शराबा करने पर कंप्लेन करता हुआ, और बोलता है कि टूर्नामेंट हारने का फ्रस्ट्रेशन बीच रात निकालने की जरूरत नहीं है। लोली तुरंत बोल देती है कि उन्होंने मैच एक्चुअली जीता था और वो भी करंट बेस्ट गिल्ड के अगेंस्ट। ये सुनकर उसका टेंशन ग्रैब हो जाता है, पर वो बोलता है कि ब्लैक ब्लेड ने शायद अपने बी या सी रैंक न्यूबीज को कैनन फॉडर बना के भेजा होगा। पर लोली और ज्यादा शॉक कर देती है जब वो कहती है कि सारे ओपोनेंट्स ए रैंक थे और ऊपर से एरॉल ने उन्हें अकेला ही बिना किसी हेल्प के डिफीट कर दिया। ये सुनते ही उसका डैड हैंगओवर से बाहर आ जाता है और एरॉल को ब्रूज्ड और बैटर्ड कंडीशन में देखकर सोचता है कि क्या ये लड़का सच में इतना स्ट्रांग है। लोली प्राउडली बताती है कि उसने काफी बेट्स लगाई थी और क्योंकि एरॉल ने एनिमी टीम को क्लीन स्वीप कर दिया, वो जैकपॉट मार गई। अब ना सिर्फ उनका डेट क्लियर हो गया है बल्कि ऑपरेटिंग कॉस्ट्स के लिए भी इनफ पैसा आ गया है। पर उसका फादर इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता। वो बोलता है कि अगर ये लड़का वाकई इतना स्ट्रांग है तो जल्द ही कोई बड़ी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और रिच गिल्ड उसे पोच कर लेगी, इसलिए लोली को अपनी होप्स ज्यादा हाई नहीं रखनी चाहिए। लोली बोलती है कि वो टेंशन ना ले क्योंकि वो जल्द ही एरॉल से शादी करने वाली है, मतलब वो हमेशा के लिए उनसे बंध जाएगा। एरॉल तुरंत अनाउंस करता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। फिर उसका ध्यान उसके फादर की तरफ चला जाता है और बोल देता है कि लोली थोड़ी थिक हेडेड है,
पर कम से कम वो लूजर नहीं है जो सब कुछ छोड़ देता हो। ये सीधा लोली के डैड पर टॉन्ट होता है। वो डेंजरस लुक देता है पर एरोल हिंट नहीं पकड़ता और बोलता रहता है कि वो अपनी मोपिंग बंद करे और अपनी एज के हिसाब से बिहेव करे, क्योंकि उसके पास अभी भी एक हाथ है और वो उस हाथ से स्वॉर्ड चला सकता है। ये सुनते ही उसका फादर ट्रिगर हो जाता है और एरोल को कॉलर से पकड़ लेता है। बोलता है कि जिन चीजों का उसे कोई आइडिया नहीं है उन पर बोलना बंद करे। वो कहता है कि जो डुअल विल्डिंग स्वॉर्ड्समैन डुअल विल्ड नहीं कर सकता वो बस ऑक्सीजन वेस्ट है। एरोल कामली बोलता है कि वो इससे अग्री नहीं करता, क्योंकि वो खुद एक क्लासलेस स्वॉर्ड्समैन होते हुए भी कंपीट कर रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये कहकर उसका फादर उसे धक्का देता है और ऊपर चला जाता है। लोली और वे तुरंत एरोल के पास आती हैं और पूछती हैं कि वो ठीक है या नहीं। लोली अपने डैड के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है और एरोल को थैंक्स करती है कि उन्होंने उनके लिए आवाज उठाई। एरोल कहता है कि इतने सालों से वॉश्ड आउट रहने और एक हाथ खो देने के बाद भी उसका डैड अभी भी इंसेनली स्ट्रांग है और इतनी पावर और एक्सपीरियंस का यूज ना करना टोटल वेस्ट है। वो मन ही मन सोचता है कि एक डुअल विल्डिंग स्वॉर्ड्समैन से वो कितनी क्रेजी स्किल सीख सकता है और खुद से प्रॉमिस करता है कि वो लोली के फादर रॉड को फिर से स्वॉर्ड उठाने के लिए मोटिवेट करेगा। लोली ये सुनकर सजेस्ट करती है कि वो सिटी के पास वाले कुछ डंजन्स ट्राई करें। एरोल बिल्कुल क्लूलेस होता है तो रे एक्सप्लेन करती है कि डंजन्स अंडरग्राउंड केव्स होते हैं जहां हंड्रेड्स में मॉन्स्टर्स स्पॉन होते हैं और हर जगह ट्रैप्स होते हैं। ये रियल बैटल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए और लेवल अप करने के लिए बेस्ट जगह होती है जो उन्हें स्वॉर्ड गॉड कप के लिए प्रिपेयर करेगी। एरोल कंफ्यूज हो जाता है तो रे डिटेल में बताती है कि हर साल सिटी में एक टूर्नामेंट होता है जहां कंट्री के बेस्ट स्वॉर्ड्समैन आते हैं अपनी स्किल्स दिखाने और प्रूव करने के लिए कि वो सबसे बेहतर है। लोली तुरंत एक फॉर्म निकालकर एरोल को फिल करने को बोलती है, पर रे हॉरर में देखते ही रह जाती है जब एरोल उसे सीधा फाड़ देता है। रे पूछती है कि क्या वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता और एरोल बोलता है कि लोली उसे ट्रिक कर रही थी, वो फॉर्म नहीं बल्कि मैरिज सर्टिफिकेट साइन करवाना चाह रही थी। लोली हंसकर बोलती है कि वो बस टेस्टिंग कर रही थी, पर एरोल का पेशेंस खत्म हो चुका होता है और उसे रियर नेकेड चोक में पकड़कर लेसन देने लगता है। अगली सुबह एरोल उठता है और देखता है कि लोली उसे अटैक करने आ रही है, लेकिन वो डॉज करके उसे रस्सी से बांध देता है। बाद में सब मिलकर डंजन्स की तरफ निकल पड़ते हैं जहां लोली एक्सप्लेन करती है कि सब लोग टेलीपोर्टेशन सर्कल्स में खड़े होकर अपने मन चाहे डंजन लेवल पर जा सकते हैं, पर सिर्फ उन लेवल्स पर जहां वो पहले जा चुके होते हैं। लोली बताती है कि वो लेवल 12 तक पहुंच चुकी है जबकि रे लेवल 14 तक। एरिल तुरंत डिसाइड करता है कि वो रे के साथ सीधा 14th लेवल पर जाएगा, लेकिन लॉली बोलती है कि सिस्टम ऐसा काम नहीं करता, पहले तुम्हें फिजिकली वहां पहुंचना होता है तभी तुम दोबारा उस फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो सकते हो। ये थोड़ा सा बमर होता है क्योंकि एरिल शुरू से ही सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स से फाइट करना चाहता था, पर लॉली उसे रीअश्योर करती है कि उसे एक रियली शॉर्ट रूट पता है जो उन्हें जल्दी से लोअर फ्लोर्स तक ले जाएगा। तीनों प्लान मान लेते हैं, लेकिन लॉली फिर ट्राई करती है कि एरिल को अकेला खींच ले। बोलती है कि रे अपनी 14th रन कंटिन्यू कर सकती है क्योंकि एरिल को 2 गाइड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसे ऑलमोस्ट ड्रैग करने लगती है। पर एरिल इतनी आसानी से मैनिपुलेट होने वाला नहीं होता और रे को भी साथ चलने को बोल देता है। वो फर्स्ट फ्लोर में एंटर करते ही 2 आर्मर्ड नाइट्स से अटैक हो जाते हैं। एरिल अपनी स्वॉर्ड निकालकर एक से क्लैश करता है जबकि रे दूसरे को हैंडल करती है। उसे देखकर सरप्राइज होता है कि इतना हैवी आर्मर पहने होने के बावजूद वो नाइट्स इंसेनली एजाइल मूव कर रहे हैं, पर एरिल के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती। वो डैश स्टेप यूज करता है और एक नाइट का हेड काट देता है। बस तब रियलाइज होता है कि पूरा आर्मर खाली है और डंजन की माना से पावर्ड हो रहा है। हेड कटने के बाद भी नाइट चलने लगता है और रे बताती है कि उनका कोई रियल वीक पॉइंट नहीं होता और वो पेन फील नहीं करते, इसलिए एरिल लेग्स पर टारगेट करता है और ये परफेक्टली काम करता है। दोनों मैजिक नाइट जमीन पर कोलैप्स हो जाते हैं। रे अपना अपोनेंट भी निपटा देती है और बोलती है कि ये लोग जल्दी रीजनरेट हो जाएंगे, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना होगा। आगे जाने से पहले एरिल लॉली से पूछता है कि उसकी क्लास क्या है और वो काफी प्राउडली बोलती है कि वो फेंसर है और प्रॉमिस करती है कि ट्रेनिंग ग्राउंड में या बेड पर उसे जो भी चाहिए वो सिखा देगी। एरिल फिर से मना कर देता है और आगे बढ़ जाता है। सेकेंड लेवल में एंटर करने से पहले उन्हें दरवाजे के पास हेल्प की क्राई सुनाई देती है। जब वो पास जाते हैं तो एक आदमी खून से लथपथ जमीन पर घुटनों पर बैठा मिलता है मदद मांगता हुआ। रे सजेस्ट करती है कि उसे ऊपर ले चलते हैं, लेकिन वो रिफ्यूज करता है और बोलता है कि उसके दोस्त अभी अंदर फंसे हुए हैं और बूबी ट्रैप से बैडली हर्ट हो गए हैं। वो भीख मांगता है कि उनकी मदद करें, लेकिन लॉली तुरंत बिजनेस मोड में आ जाती है और हेल्प के बदले पैसा मांग लेती है। सरप्राइजिंगली आदमी उसे गैम्बलिंग से जीती हुई रकम में से एक अच्छी खासी अमाउंट दे देता है, पर एरिल को कुछ फिशी लगता है। आदमी के पीछे चलते हुए वो नोटिस करता है कि इतना ब्लड लॉस होने के बाद कोई होली वाटर के बिना खुद बैठ भी नहीं सकता। पूरे रास्ते चलना तो दूर की बात है। वो समझ जाता है कि खून और इंजरीज बिल्कुल फेक है, पर वो ये बात अपने पास ही रखता है क्योंकि उसे लगता है ये सिचुएशन शायद कुछ इंटरेस्टिंग और फन बन जाए। आदमी उन्हें एक सीक्रेट रूम तक ले जाता है जहां खून की ट्रेल होती है और बीच में एक पडल के साथ सिर्फ एक गोल्ड कॉइन पड़ा होता है। कॉइन देखते ही लॉली का मन ललचा जाता है और वो उसे उठाने जाती है। तभी उनके नीचे टेलीपोर्ट सर्कल एक्टिवेट हो जाता है। रे तुरंत समझ जाती है कि ये ट्रैप था, जबकि आदमी ग्रिन करते हुए बोलता है कि उसे बस इतना सिंपल काम करने के लिए अच्छा खासा पे किया गया था।
लेकिन नेक्स्ट सेकंड उसे खुद शॉक लगता है क्योंकि मैजिक सर्कल उसे साथ में टेलीपोर्ट कर देता है। सब लोग एक ऐसे फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जो रे ने भी पहले कभी नहीं देखा था। मतलब ये 14 से भी नीचे का लेवल है, लेकिन अभी तक कोई अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग एनिमी नजर नहीं आता। फेक इंजर्ड आदमी डर से कांप रहा होता है और हकलाते हुए बोलता है कि ये डंजन का सबसे लोएस्ट फ्लोर है जहां एडवांस सोर्ड गॉड मिलता है। अचानक उनके सामने रेनबो एन्चांटेड आर्मर पहना हुआ एक नाइट अपीयर होता है। लॉली सोर्ड गॉड क्लास की कहानी पर भरोसा नहीं करती क्योंकि सब उसे मिथ मानते आए थे, पर एरल डेंजर सेंस कर लेता है और तुरंत लॉली को नीचे गिरा देता है क्योंकि सोर्ड गॉड एक एरियल स्लैश भेजता है जो डंजन की वॉल्स तक तोड़ देता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो एरल पर चार्ज करता है और एरल मुश्किल से टाइम पर अपनी सोर्ड उठा पाता है। अटैक ब्लॉक करते हुए भले ही वो वॉल में जाकर टकरा जाता है, वो रियलाइज करता है कि वो सिर्फ रे के साथ रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग की वजह से जिंदा बचा है। वो काउंटर में स्लैश करता है, लेकिन नाइट इनसेनली फास्ट होता है और एडवांस्ड मूव्स के साथ पीछे डैश कर जाता है। फिर वो स्माइल करता है जैसे कह रहा हो कि ये खुद को टेस्ट करने का परफेक्ट चांस है। ये देखकर पार्टी बिल्कुल स्टन रह जाती है जब एरिल वही डिवाइन स्टेप टेक्निक यूज करके डिस्टेंस क्लोज करता है और नॉन स्टॉप स्ट्राइक्स की बारात से नाइट पर प्रेशर बनाता है जो सब ब्लॉक हो जाती है। नाइट पीछे हटने पर मजबूर होता है, लेकिन फिर ग्रेविटी टाइप स्किल एक्टिवेट करता है जिससे पूरे रूम का वेट बढ़ जाता है और बाकी सब लोग जमीन पर गिर पड़ते हैं। पर एरिल इजीली खड़ा रहता है क्योंकि वो बचपन में अपनी मॉम के साथ ट्रेनिंग के दौरान ये सब फेस कर चुका था। तब वो पूरी स्ट्रेंथ लगाकर सिर्फ खड़ा रह पाता था और जब उसकी मॉम अटैक करती थी तो वो कुछ भी नहीं कर पाता था। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग होती है। वो गोल्ड कॉइन का यूज करके अटैक नलिफाई कर देता है जिससे एक छोटा सा ओपनिंग बनता है और एरिल उसका फुल एडवांटेज लेता है। अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी इन्फिनिट ब्रेक अनलीश करते ही नाइट टुकड़ों में टूट जाता है और रूम में मौजूद सब लोग शॉक में आ जाते हैं। थोड़ा होली वाटर पीकर वो अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करता है और फिर सब सेफली टेलीपोर्ट स्पेल के थ्रू डंजन से बाहर निकल आते हैं। बार में वापस आकर रॉड फिर से ड्रिंक कर रहा होता है जब वो 3 यंग इडियट्स को बात करते हुए सुन लेता है कि कैसे उन्होंने ड्रैगन फैंग गिल्ड के नए मेंबर्स को ट्रैप में फंसा दिया है और शायद वो कभी वापस नहीं आएंगे। रॉड गुस्से में उनके पास जाता है और एक ही पंच में उनकी टेबल तोड़ देता है और सच बताने को बोलता है, लेकिन तभी जॉक बीच में आ जाता है और रॉड को यूजलेस ड्रंकर कहकर टॉन्ट करता है। रॉड तुरंत समझ जाता है कि ये सब जॉक का सेटअप था, मतलब अब उसकी बेटी के जिंदा बचने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 है। रॉड गुस्से में जॉर्क पर झपटता है, लेकिन उसे एक आम आदमी की तरह साइड में धक्का दे दिया जाता है। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है, दिल में बस ये दुआ करते हुए कि काश वो अपनी छोटी सी बेटी को बचा पाता। तभी दरवाजे से आने वाली एक आवाज उसका ध्यान खींच लेती है। वो पलट कर देखता है, लॉली, एरल और रे टैवर्न में एंटर कर रहे होते हैं, बात करते हुए कि उन्हें कितनी भूख लगी है। लॉली अपने डैड और अगली जॉर्क को नोटिस करती है, लेकिन अगले ही सेकंड रॉड उसे जोर से हक कर लेता है, ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हुआ कि उसकी बेटी बिल्कुल सेफ है। रे तुरंत जॉर्क को कॉल आउट करती है, बोलती है कि उन्होंने उसके क्रोनी से सब उगलवा लिया था और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि यह पूरा प्लान जॉर्क का था। पर बिल्कुल एक पॉलिटिशियन की तरह वो सीधा मना कर देता है, बोलता है कि डंजन्स में हर कोई अपनी सेफ्टी का खुद रिस्पॉन्सिबल होता है और एरल को भी ये बात थोड़ी वैलिड लगती है। रॉड जॉर्क को वार्न करता है कि वो इससे बचकर नहीं निकलेगा, लेकिन जॉर्ग उसे वॉश्ड अप ड्रंकर्ड बोलकर इंसल्ट करता है और रूम से निकल जाता है। एरल मनी मन सोचता है कि अब इस आदमी के साथ उसे और कौन कौन से गेम्स खेलने पड़ेंगे। कुछ दिन बाद लॉली के पास एक स्क्रोल आता है जिसमें टूर्नामेंट की प्रिलिमिनरी ब्रैकेट्स लिखे होते हैं। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि वो और एरल सेम ब्रैकेट में है। इसका मतलब ये होता है कि प्रीलिम्स जीतकर मेन टूर्नामेंट तक पहुंचने का उसका चांस लिटरली 0 है। एरल थोड़ा कंफ्यूज होता है प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट से, तो रे उसे समझाती है कि स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट इतने सारे एस्पायरिंग स्वॉर्ड्समैन को अट्रैक्ट करता है कि सबको मेन इवेंट में घुसाना पॉसिबल ही नहीं होता। इसलिए सिटी डाइस रोल करके डिफरेंट ब्रैकेट्स बनाती है। पूरा लक होता है कि कौन किससे फेस करेगा और हर ब्रैकेट का विनर डायरेक्ट मेन टूर्नामेंट का टिकट ले जाता है। एरल रे के हाथ में पकड़ा स्क्रोल देखता है और नोटिस करता है कि वो लॉली के ग्रुप में नहीं है। वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि एरल के अगेंस्ट उसके कोई चांसेस नहीं होते। वो थोड़ा ड्रामेटिक होकर प्रे करने लगती है कि प्रीलिम्स बिना किसी मेजर ट्रबल के क्लियर हो जाए, जबकि एरल उसे डैडी इश्यूज बोलकर टीज करता है। लॉली बीच में इंटरप्ट करती है, बोलती है कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए वापस डंजन्स जाना चाहिए, पर एरल इस पॉइंट पर डंजन से बोर हो चुका होता है और निकलने का मूड बना लेता है। लॉली क्यूट बनकर बोलती है कि अगर सिचुएशन बिगड़ जाए तो उसे एक स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए जो उसका डिफेंस कर सके। रे लॉली की इस पैथेटिक एक्टिंग को देखकर डिसाइड करती है कि उसे इंडिपेंडेंट होना सिखाना पड़ेगा। तभी रॉड रूम में आता है, थोड़ा ओवर ड्रामेटिक लगते हुए अपनी बेटी को पकड़कर बोलता है कि एक्स्ट्रा केयरफुल रहना क्योंकि पता नहीं जॉर्ज कब फिर से अटैक कर दे। लॉली अपने डैड की आंखों में फियर देख लेती है और क्वाइटली अग्री करती है कि वो सेफ रहेगी। जाते हुए रॉड एरल को खामोशी से जज करते हुए देखता है। रॉड बोलता है कि उसके पास अभी भी टाइम है अपना एक्ट सुधारने का और अपनी बेटी के लिए ज्यादा प्रोटेक्टिव बनने का। एरल बस हल्का सा स्माइल करता है और कहता है कि अच्छा इंसान बनने के लिए कभी लेट नहीं होता और निकल जाता है। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और फाइनली प्रीलिम्स का दिन आ जाता है। मैचेस शुरू होते हैं। रैम्पार्ट्स पर बैठे क्राउड के चीयर्स के बीच फाइटर्स एक दूसरे से टकराते हैं। स्पार्क्स और स्वॉर्ड स्ट्राइक्स की बारिश होती है।
धीरे धीरे ग्रुप्स थिन होने लगते हैं, लोग एलिमिनेट होते जाते हैं और लॉली एरल से मिलने से पहले ही अपना मैच हार जाती है। वो कोने में बैठकर सल्क करती है, थोड़ी सैड होती है क्योंकि कम से कम इस बार फाइनल्स तक पहुंचने की होप रखी थी। पर एरल बिल्कुल फिल्टर के बिना बोल देता है कि वो बिना वजह ही टेंशन ले रही थी, क्योंकि सेम ब्रैकेट में होते हुए भी वो वैसे भी हार जाती। ये सुनकर लॉली और डिप्रेस हो जाती है, फिर खुद को संभालकर उसे वार्न करती है कि चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो, गार्ड अप रखना, क्योंकि उनके ग्रुप का दूसरा फाइनलिस्ट कुछ स्पेशल ट्रिक्स सकता है। एरल चिल टून में रिप्लाई करता है कि उसने डंजन्स में ऑलरेडी लगभग सब ट्रिक्स देख ली हैं, इसलिए उसे डाउट है कि कोई उसे सरप्राइज कर पाएगा। लॉली फिर भी श्योर नहीं होती और बोलती है कि ये रेड हेड स्वॉर्ड्समैन असल में एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन है, जो अपनी मैजिक स्पेल से स्वॉर्ड को मैना और एक्स्ट्रा पावर से रीइंफोर्स कर सकता है। ये बात एरल को थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्वॉर्ड्समैन टूर्नामेंट में मैजिक अलाउ होगी। लॉली बोलती है कि क्लास मैटर नहीं करती, बस किसी गिल्ड का मेंबर होना चाहिए। उतने में अनाउंसर एरल का नाम बुला लेता है और लॉली उसे लक विश करती है। एरल एरिना में जाता है और सामने रेड हेड लड़की खड़ी होती है, जो सीधे बोल देती है कि वो मैजिक स्वॉर्ड्समैन है और ये एक एक्सेप्टेड क्लास है, इसलिए वो बाद में अनफेयर बोलकर कंप्लेन ना करे। एरल कामली बोलता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट फाइटर ही जीतेगा। अनाउंसर मैच स्टार्ट कर देता है और तुरंत रेड हेड गर्ल फायरबॉल स्पैम करना शुरू कर देती है। एरल पूल मैट्रिक्स स्टाइल डॉज करता है, कुछ अटैक्स को अवॉइड करता है और बाकी को स्लैश करके डिफ्लेक्ट कर देता है। मैजिक स्वॉर्ड्स गर्ल की मैना पूल ऑलमोस्ट एंडलेस लगती है, क्योंकि वो नॉन स्टॉप बारात चला रही होती है। पर एरल वीव करते हुए आगे बढ़ता जाता है और क्लोज रेंज में पहुंच जाता है। वो स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की ब्लॉक कर लेती है और साथ ही एक और फायरबॉल से उसे पीछे धकेल देती है। एरल धीरे धीरे उसकी फाइटिंग स्टाइल फील कर लेता है और कमेंट करता है कि लॉन्ग रेंज और क्लोज रेंज अटैक्स को फ्रीली स्विच कर पाना काफी कन्वीनियंट होगा। वो बोस्ट करती है कि वो गिफ्टेड है और उस जैसे क्लासलेस लूजर कभी उसे नहीं हरा सकता। एरल कामली बोलता है कि दोनों डिसिप्लिन्स के बेसिक्स जानना और उनमें मास्टर होना दो अलग अलग चीजें होती हैं और वो दोनों में एक्सपर्ट नहीं लग रही। ये बात उसे और ज्यादा गुस्सा दिला देती है और वो प्रॉमिस करती है कि वो एरल को अपने ही शब्दों का टेस्ट चखाएगी। वो अपनी मैजिक से आग को अपनी ब्लेड में इम्ब्यू करती है, स्वॉर्ड को एक फ्लेमिंग वेपन बना देती है और बोलती है कि सिर्फ ट्रू मैजिक स्वॉर्ड्समैन क्लास वाले ही ऐसा कुछ व्हील्ड कर सकते हैं। इतना कहकर वो स्वॉर्ड घुमाती है और लहू लपट फ्लेम्स एरल की तरफ दौड़ पड़ती हैं। एरल कामली साइड स्टेप करता है और स्लैश करके उन्हें कट करता है, लेकिन उसके लिए भी नेक्स्ट अटैक का एंगल प्रिडिक्ट करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि उसकी मूवमेंट्स काफी एराटिक की हैं। वो उसकी टैलेंट को एक्नॉलेज करता है, बोलता है कि उसने काफी प्रैक्टिस की होगी, पर फिर अचानक एक जगह खड़ा हो जाता है और बिना 1 इंच हिले फ्लेम अटैक्स को डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है, जैसे दिखाना चाहता हो कि रियल मास्टरी एक्चुअली होती क्या है। वो बोलता है कि अगर उसकी बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप लॉली से बेटर होती तो वो काफी ज्यादा इफेक्टिव और ट्रबलसम हो सकती थी, लेकिन इस लेवल पर वो बेरली एनपीसी से ज्यादा स्ट्रांग है। ये सुनकर लड़की बिल्कुल एम्बैरस हो जाती है और गुस्से में कंट्रोल खो देती है। एरल इसी मोमेंट का फायदा उठाता है और उसकी तरफ ट्विन स्लैश भेज देता है, जो उसकी फ्लेम्स को पूरी तरह एक्सटिंग्विश कर देता है और वो शॉक में रह जाती है। उसे समझने का मौका भी नहीं मिलता कि हुआ क्या। तब तक एरल ब्लिंक स्टेप यूज करके उसके पीछे अपीयर हो जाता है और पॉमल से उसके सर पर मार देता है, उसे नॉकआउट करते हुए। क्राउड जोर जोर से चीयर करने लगता है जब जजेस एरल को 4th ब्लॉक का विनर अनाउंस कर देते हैं। पर एरल के दिमाग में सिर्फ ये चल रहा होता है कि जो स्किल्स उस लड़की ने यूज किए उन्हें कैसे मास्टर करे और अपनी फाइटिंग में कैसे अप्लाई करे। कुछ दिन बाद फाइनली फाइनल टूर्नामेंट का दिन आ जाता है। लॉली गिल्ड हाउस वापस जाकर अपने फादर को उठाने जाती है, इंसिस्ट करती है कि वो उसके साथ स्टेडियम चले और एरल और रे दोनों को चीयर करे, क्योंकि दोनों अपने अपने ब्लॉक्स जीतकर मेन टूर्नामेंट में पहुंच चुके होते हैं। उसका फादर आंखें तक नहीं खोलता और बोलता है कि वो अकेली चली जाए, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लॉली उसे रेज बेट करने की कोशिश करती है, पूछती है कि कहीं वो जॉर्ग को देखने से डर तो नहीं रहा। रॉड तुरंत ट्रिगर हो जाता है और बोलता है कि वो जॉर्ग से बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन फिर थोड़ा शांत होकर वल्नरेबल मोमेंट में अपनी बेटी को बताता है कि कल उसने अपनी स्वॉर्ड उठाने की कोशिश की थी और रियलाइज किया कि वो इतना रस्टी हो चुका है कि शायद स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट जीत भी ना पाए। ये सुनकर लॉली का दिमाग फिर जाता है, जो खुद प्रीलिम्स तक क्वालिफाई नहीं कर पाई वो उसे रस्टी बोल रहा है। वो कहती है कि उसे सोचना चाहिए कि वो अभी भी फाइनल्स के फाइटर्स के साथ कैसे मैच कर सकता है, जबकि दूसरे स्वॉर्ड्समैन पूरी जिंदगी ट्रेन करते हैं तब जाकर कहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। थोड़ी देर के बाद रॉड मान जाता है और स्टेडियम की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो उन दिनों को याद करता है जब उसने रे को ट्रेन किया था, जब उसके पास दोनों हाथ थे और वो एक वन आर्म्ड मेस नहीं था। वो उन मेमोरीज को वार्मथ के साथ सोचता है और वंडर करता है कि रे का परफॉर्मेंस कैसा होगा, क्योंकि अब तक वो उसकी सबसे पुरानी स्टूडेंट है और वो उससे काफी अटैच्ड भी है। टूर्नामेंट में वापस रे नर्वस हो रही होती है, पैर हिला रही होती है और जमीन की तरफ देख रही होती है। तभी एरल उसे जंप स्केयर कर देता है और पूछता है कि क्या वो डर रही है कि पहले ही मैच में दोनों आमने सामने आ जाएंगे। इससे उसका ध्यान हट जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन एरल उसका पंच पकड़ लेता है और तभी जजेस अनाउंस कर देते हैं कि पहला मैच होगा जॉर्ग डिफेंडिंग चैंपियन और एरल क्लासलेस फिनॉम, जो अब तक सबको अपनी अनडिफीटेड रन से शॉक कर रहा है।
एरल जाने के लिए मुड़ता है, पर रे उसका हाथ पकड़कर उसे गुड लक विश करती है। एरल अरीना में एंटर करता है तो लॉली ऊपर से चिल्लाती है कि जॉर्ग की बैंड बजा दे और उसे 64 टुकड़ों में तोड़ दे। पर जैसे ही एरल जॉर्ग को बाहर आते देखता है, उसे तुरंत लगता है कि कुछ सीरियसली रॉन्ग है। जॉर्ग की आंखें पर्पल हो चुकी होती हैं, उसके दांत बढ़ गए होते हैं और माथे पर एक हॉर्न निकल आता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी सोल डेमन को बेच दी हो। एरल के स्पाइडी सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं और वो समझ जाता है कि ये बंदा डेंजरस है। पर रॉड तुरंत सब पहचान लेता है। वो जॉर्ग के हाथ में पकड़ी स्वॉर्ड को नोटिस करता है और एरल को वार्न करता है कि पीछे हट जाए, क्योंकि उस स्वॉर्ड के अंदर एक बहुत पावरफुल डेमन सील्ड है। जॉर्ग की आवाज अब अलग लग रही होती है जब वो बोलता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे पहचान लेगा। लॉली कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि जॉर्ग तो रॉड को जानता ही होगा, पर रॉड एक्सप्लेन करता है कि इस वक्त जॉर्ग पर डेमन ने पोजेशन ले लिया है, मतलब अब जॉर्ग किसी चीज के कंट्रोल में नहीं है। रॉड कहता है कि वो स्वॉर्ड वही ओरिजिनल ब्लेड है जिससे स्वॉर्ड गॉड ने डेमन किंग को हराया था, पर मरने से पहले डेमन ने उस स्वॉर्ड को कर्स कर दिया था, इसलिए उसे रॉयल रिपोजिटरी में लॉक कर दिया गया था। डेमन ग्रिन करता है और बोलता है कि वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से सील था, पर पेशेंटली वेट कर रहा था कि कोई आए उसे फ्री करे और उसकी पावर क्लेम करे, और वही जॉर्ग ने किया। वो सब लोगों के सामने अनाउंस करता है कि वो गेल्डा है, मैनकाइंड का डिस्ट्रॉयर। इससे रे भी बाहर आ जाती है और बोलती है कि उसे हमेशा लगा था गेल्डा बस एक मिथ है, बच्चों को डराने वाली कहानी। वो डेमन जो इतना पावरफुल हो गया था कि पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय कर दे। क्राउड में कियोस फैल जाता है, कॉमन लोग नाम पहचान कर भागने लगते हैं और स्टैम्पीड मच जाता है। पर गेल्डा इंसानों की चीखों से मजे ले रहा होता है और उन्हें इतनी आसानी से भागने नहीं देता। वो अपने नीचे एक मैजिक सर्कल बनाता है जो पूरे स्टेडियम पर एक डोम ऑफ एनर्जी खड़ा कर देता है, लोगों को अंदर ही ट्रैप कर लेता है। वो हंसी में बोलता है कि इंसानों की चीखें उसके लिए म्यूजिक जैसी हैं और वो उन सबको स्लॉटर करते हुए एंजॉय करने वाला है। सबको सरप्राइज करते हुए एरोल अपनी जगह से हिलता भी नहीं, बल्कि उसकी स्वॉर्ड ऑलरेडी ड्रॉन होती है। गेल्डा उसे भाग जाने को कहता है, पर एरोल कामली बोलता है कि उसे पूरा कॉन्फिडेंस है वो जीत सकता है, क्योंकि अगर कोई पहले हार चुका हो तो वो इनविंसिबल नहीं होता। डीमन हंस पड़ता है और बोलता है कि लास्ट टाइम उससे स्वॉर्ड गॉड ने हराया था, और जॉग की मेमोरीज के मुताबिक अब इस वक्त कोई स्वॉर्ड गॉड जिंदा ही नहीं है। एरोल तुरंत जवाब देता है कि एक स्वॉर्ड गॉड अभी भी जिंदा है, उसकी अपनी मां, और वो बिना स्वॉर्ड गॉड बने भी उसे हरा सकता है। मॉन्स्टर फिर से हंसी उड़ाता है, लेकिन उसकी लाफ्टर तब रुक जाती है जब एरोल डैश करके अटैक के लिए घुस जाता है। डीमन को बैकफुट पर धकेल देता है। एरोल अटैक से डांस करते हुए बच जाता है, जबकि डीमन शॉक में रह जाता है, रियलाइज करते हुए कि ये लड़का वही डिवाइन स्टेप टेक्निक यूज कर रहा है जो सिर्फ स्वॉर्ड गॉड यूज करते हैं। एरोल रुकता नहीं है और लगातार वही टेक्निक स्पैम करता रहता है, डिफरेंट एंगल से डीमन पर स्ट्राइक करता हुआ। पर डीमन बस ग्रिन करता है और बोलता है कि एरोल भूल गया है कि वो एक स्वॉर्ड एम्परर के बॉडी में है, मतलब उसके अटैक्स उस पर ज्यादा डैमेज नहीं कर रहे। इतना कहकर वो जंप करता है और एरोल के शोल्डर पर जोर से हिट करता है, उसे जमीन पर पटक देता है। सोचता है कि लड़का खत्म हो चुका होगा, लेकिन जब धूल छटती है तो डीमन खुद शॉक हो जाता है, क्योंकि एरोल ने अटैक एब्जॉर्ब कर लिया होता है रे के साथ की रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग की वजह से। ये गिल्डा को थोड़ा हिला देता है, जो फिर से अटैक के लिए बढ़ता है, पर एरोल कामली उसे साइड में स्वॉट कर देता है और अपना इन्फिनिट ब्रेक काउंटर अनलीश करता है। हर डायरेक्शन से स्लैशेस और हैक्स की रेन बरसा देता है, डीमन को पूरी तरह ओवरवेम करते हुए। इससे गिल्डा का पीटीएसडी ट्रिगर हो जाता है। उसे बिल्कुल डाउट नहीं होता कि एरोल स्वॉर्ड वॉर्ड के सारे मूव्स यूज कर रहा है, पर वो बिलीव नहीं कर पाता कि इतना छोटा लड़का इस लेवल का सोर्समैन हो सकता है। प्लान बनाने से पहले ही एरोल एक पावरफुल स्लैश से डीमन को फिनिश कर देता है, जो धूल के क्लाउड में गिर पड़ता है। क्राउड चीयर कर उठती है। सबको लगता है कि एरोल ने स्वॉर्ड गॉड को हरा दिया, पर गेल्डा मरा नहीं होता, क्योंकि उसका असली बॉडी तो स्वॉर्ड थी और डैमेज सिर्फ जॉग की बॉडी को हुआ था। वो तुरंत नया होस्ट ढूंढने लगता है और सीधा रॉड की तरफ जंप कर जाता है। एरोल रे को रास्ते से धक्का देकर हटा देता है, जबकि रॉड अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाता है। धूल बैठने पर सीन और भी स्कैरी होता है। रॉड डीमन स्वॉर्ड हाथ में पकड़े खड़ा होता है और लॉली को पकड़कर ब्लेड उसके गले पर रख देता है। एरोल खुद को कर्स करता है कि उसे पहले स्वॉर्ड को टारगेट करना चाहिए था, जॉग के बॉडी को नहीं, पर अब देर हो चुकी होती है। गेल्डा एरोल को वार्न करता है कि अगर वो 1 इंच भी हिला तो लॉली मर जाएगी, पर एरोल उल्टा कामली इधर उधर मूव करता रहता है, बोलता है कि वो लॉली को मार नहीं सकता। रे को समझ नहीं आता कि वो एक लिटरल डीमन को प्रोवोक क्यों कर रहा है, पर जब गेल्डा लॉली को मारने की कोशिश करता है, उसका हाथ हिलता ही नहीं। एरोल एक्सप्लेन करता है कि रॉड जॉग से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए उसे पजेस करना इतना इजी नहीं होगा। रॉड स्वॉर्ड को जमीन में घुसा देता है, लॉली को फ्री करते हुए, जबकि गेल्डा अंदर से कंट्रोल लेने की कोशिश करता रहता है, पर रॉड उस पर भारी पड़ जाता है और डीमन की ग्रिप से खुद को छुड़ा लेता है। स्वॉर्ड एरोल की तरफ फेंक देता है और एरोल एक ही स्लैश में उसे धूल बना देता है, डीमन को हमेशा के लिए खत्म करते हुए। उस टेरिफाइंग इंसिडेंट के कुछ दिन बाद पता चलता है कि ये लॉली की गिल्ड के लिए एक ब्लेसिंग बन गया। जैसे ही एरोल ने स्वॉर्ड गॉड कप जीता, पूरी सिटी में बात फैल जाती है कि ड्रैगन फैंग अपना पुराना स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड स्टेटस वापस लेने के मिशन पर है।
ये सुनते ही काफी सारे एस्पायरिंग स्वॉर्ड्समैन गिल्ड में रजिस्टर करने लगते हैं, सोचकर कि उन्हें खुद स्वॉर्ड गॉड विनर एरोल ट्रेन करेगा। पर उनकी बदकिस्मती ये होती है कि उन्हें एरोल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर मिलता है, रॉड, जो उस इंसिडेंट के बाद बदल चुका होता है और अपना कॉन्फिडेंस वापस पा चुका होता है। वो नए मेंबर्स को वैसे ही रूथलेस पैशन के साथ ट्रेन करने लगता है जैसे पहले करता था। वो अकेले सब रिक्रूट्स के अगेंस्ट स्पार करता है, उन्हें तब तक पीटता और ट्रेन करता है जब तक वो खड़े भी ना रह पाए। एक नया लड़का पिलर के पीछे छुप जाता है, पर लॉली उसे देख लेती है और कन्फ्रंट करती है। वो बोलती है कि उसे सिर्फ इसलिए गिल्ड में लिया गया था क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो पूरी डेडिकेशन के साथ ट्रेन करेगा। रिक्रूट शर्मिंदा होकर नीचे देखता है और बोलता है कि उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि रॉड खुद उन्हें अपना डायबॉलिकल रिजीम दिखाएगा। फिर वो पूछता है कि क्या एरोल भी उन्हें ट्रेन करेगा, पर लॉली एक लंबी साय छोड़कर बताती है कि स्वॉर्ड गॉड कप जीतने के बाद एरोल ने गिल्ड छोड़ दी। वो ऑलमोस्ट रो पड़ती है, बोलती है कि रे भी उसे रोकने के लिए उसके साथ चली गई, पर अब दोनों ही कहीं गए हुए हैं और उसे नहीं पता कब वापस आएंगे या आएंगे भी या नहीं। इसी बीच एरोल ऑलरेडी फॉरेस्ट में होता है, उसी एडवेंचरर के कार्ट में ट्रैवल करता हुआ जो उसे पहले इस सिटी तक लाया था। ड्राइवर को सरप्राइज होता है कि एरोल इतनी जल्दी ब्रेसिया छोड़ रहा है, स्पेशली जब वो स्वॉर्ड गॉड कप जीतकर सेलिब्रिटी बन चुका है। एरोल शांति से रिप्लाई करता है कि जब वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन की कंपटीशन जीत चुका है तो इसका मतलब है कि उसने ब्रेसिया का बेस्ट डिफीट कर दिया और अब यहां रुकने का कोई रीजन नहीं बनता। ड्राइवर कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कि स्वॉर्ड्समैन के शहर में अभी भी रहने के काफी रीजंस हैं, स्पेशली जब तुम स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल कैरी कर रहे हो। पर एरोल स्टैग्नेट नहीं होना चाहता, वो ऐसी जगह नहीं रुकना चाहता जो उसे चैलेंज ना कर सके। ड्राइवर फिर पूछता है कि वो अपने विलेज क्यों लौट रहा है, क्या उसे होमसिक हो रहा है, पर एरोल सिंपली बोलता है कि वो बस अपनी स्किल्स को बेस्ट के अगेंस्ट टेस्ट करना चाहता था और देखना चाहता था कि ट्रेनिंग के बाद वो कितना आगे आ चुका है। ड्राइवर थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन एरिल कामली बोलता है कि वो देखना चाहता है क्या अब वो अपनी मां को स्पारिंग मैच में हरा सकता है या नहीं। थोड़ी देर बाद वो अपने गांव पहुंच जाता है और चुपके से अपने घर में घुसकर अपनी मां को सरप्राइज करने की कोशिश करता है, जो उस वक्त फूल तोड़ रही होती है। पर उसकी मां इतनी एक्सपीरियंस्ड होती है कि तुरंत उसकी प्रेजेंस सेंस कर लेती है और उसका नाम पुकार देती है। एरिल थोड़ा शॉक होता है, फिर स्माइल करता है, सोचते हुए कि वो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर से पकड़ा गया है, किसी रैंडम टैलेंटलेस औरत से नहीं। उसकी मां पलटकर उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और बोलती है कि लगता है उसने काफी एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। एरिल रिप्लाई करता है कि वो स्वॉर्ड गॉड कप जीत चुका है और ये सुनकर उसकी मां खुश हो जाती है, कहती है कि अब फैमिली में 2 लोग हो गए हैं जिन्होंने ये कॉम्पिटिशन जीता है। एरिल मुस्कुराता है, पर ब्लिंक ऑफ एन आई में उसकी मां डिसअपियर हो जाती है और उसके सामने अपीयर होकर उसके चेहरे के पास एक फूल लाकर पूछती है कि क्या ये अच्छे स्मेल करते हैं। एरिल बिल्कुल स्टन रह जाता है, रियलाइज करते हुए कि अगर वो फूल सॉर्ड होता तो वो ऑलरेडी डन होता। इसका मतलब ये भी होता है कि उसे अभी भी काफी ट्रेनिंग की जरूरत है अगर वो कभी अपनी मां के लेवल तक पहुंचना चाहता है। वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और बोलता है कि वो पहले ही समझ चुकी थी कि वो क्यों आया है। उसकी मां भी स्माइल करती है और बोलती है कि अगर वो यहीं स्पारिंग करें तो पूरा घर टूट जाएगा, इसलिए वो माउंटेन्स के पीछे वाले ट्रेनिंग ग्राउंड में फाइट करेंगे। दोनों तैयार होते हैं और सॉर्ड्स लेकर उस जगह पहुंचते हैं। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है, सोचती हुई कि अब उसका बेटा कितना स्ट्रांग हो चुका है। पर एरिल वॉर्न करता है कि इस बार उसे लाइटली ना ले, क्योंकि पिछली बार से वो काफी इंप्रूव हो चुका है। उसकी मां बस स्माइल करती है और अगले ही पल उसके सामने सॉर्ड के साथ अपीयर हो जाती है। एरिल अटैक ब्लॉक कर लेता है। स्पार्क्स उड़ते हैं जब वो उसे रोकने की कोशिश करता है। वो मुस्कुराकर बोलती है कि वो उसे ये फील ना होने दे कि वो फाइट को सीरियस नहीं ले रही। एरिल उसकी बातों को इग्नोर करता है, जानता है कि जरा सी भी डिस्ट्रैक्शन उसके लिए डेंजरस हो सकती है। वो रियलाइज करता है कि वो ये अटैक सिर्फ इसलिए ब्लॉक कर पाया क्योंकि उसने बैकयार्ड में पहले भी उसे ऐसा करते देखा था। उसे समझ आ जाता है कि अगर जीतना है तो ऑफेंस पर जाना पड़ेगा। वो साइड स्टेप करता है, हवा में जंप करता है और डिवाइन स्लैश और ट्विन एयर स्लाइसेस को कॉम्बो में उसकी तरफ भेज देता है। उसकी मां उन्हें आसानी से पहले कर लेती है और एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या उसने दोनों स्किल्स एक साथ यूज की। एरिल हाँ बोलता है और पूछता है कि उसने उन अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए कौन सी स्किल यूज की, जिस पर वो कंफ्यूज होकर रिप्लाई करती है कि उसने बस सॉर्ड घुमाई और कुछ नहीं। एरिल बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसके अटैक्स इतनी इजीली हैंडल हो गए कि उसकी मां को स्किल्स यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। दोनों एक दूसरे से क्लैश करते रहते हैं। इतनी मैसिव शॉक वेव्स क्रिएट होती हैं कि गांव के लोग डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जंगल में 2 मॉन्स्टर्स लड़ रहे हैं। एरिल प्रेशर बढ़ाता रहता है और एरियल लीप्स यूज करके हवा में उछलकर उस तक पहुंचता है, पर वो उसे फिर से रिपेल कर देती है और दोनों वापस जमीन पर आ जाते हैं। उसकी मां मुस्कुराकर बोलती है कि अब शायद उसे अपना फुल पावर दिखाना पड़ेगा और वो अपनी सॉर्ड की डिवाइन स्ट्रेंथ रिलीज कर देती है। एरिल भी सेम करता है और दोनों फिर से टकरा जाते हैं। इसी बीच रे भी गांव पहुंच जाती है और देखती है कि जगह काफी डेजर्टेड लग रही है, तो वो एरिल के घर जाकर पूछने का डिसाइड करती है कि क्या वो वापस आया है या नहीं। दरवाजा एरिल की छोटी बहन खोलती है, जिसे अपने भाई के बारे में पूछती हुई कोई रैंडम लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो रे को वापस भेजने और डोर बंद करने वाली होती है, पर तभी एरिल और उसकी मां स्पारिंग के बाद ब्रूज्ड और बैटर्ड हालत में वापस आ जाते हैं। एरिल रे को गांव में देखकर सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि वो फॉरेस्ट में अपनी मां के साथ स्पारिंग कर रहा था।
उसकी माँ काफी प्राउड लगती है और कहती है कि एरिल अब बहुत स्ट्रांग हो चुका है और आज उसने उसे हरा भी दिया। एरिल मुस्कुराकर बोलता है कि वो दोनों इवनली मैच थे और वो बस स्ट्रेंथ के दम पर जीता पाया। रे और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि एरिल की माँ एक एक्चुअल मिथिकल स्वॉर्ड वार्ड है, पर एरिल बोलता है कि अगर वो प्राइम में होती तो उसे सेकंड्स में हरा देती। पर फिर भी इतने सालों से ट्रेनिंग छोड़ने के बाद भी वो सबसे टफेस्ट अपोनेंट थी जिससे वो कभी लड़ा है। वो सब घर के अंदर जाते हैं और केक के साथ बैठकर बातें करते हैं, जहां पर एरिल की माँ काफी क्यूरियस हो जाती है कि एरिल की इस प्रिटी यंग लेडी से मुलाकात कैसे हुई। एरिल कैजुअली बोलता है कि वो सिटी में साथ रहते थे और ये सुनकर एरिल की आंखों में स्टार्स आ जाते हैं। वो सोचने लगती है कि कहीं ये वही तो नहीं, पर रे तुरंत क्लैरिफाई करती है कि वो दोनों सेम गिल्ड में थे और बस वहीं तक बात थी। तब रे को याद आता है कि वो यहाँ क्यों आई थी और वो एरिल से पूछती है कि उसने गिल्ड इतनी अचानक क्यों छोड़ दी। एरिल बोलता है कि उसने रेजिग्नेशन लेटर भी छोड़ दिया था। रे थोड़ा अपसेट होकर कहती है कि उसे कम से कम सबसे बात करके गुड बाय तो कहना चाहिए था, पर एरिल बिल्कुल स्ट्रेट फेस रिप्लाई करता है कि सिटी में उसके लिए कोई कंपटीशन ही नहीं बचा था, इसलिए उसके पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसकी माँ बीच में पूछती है कि क्या रे इतनी दूर से सिर्फ एरिल की चिंता में यहाँ आई है, पर रे मना कर देती है और बोलती है कि वो एक्चुअली उनकी स्टूडेंट बनना चाहती है ताकि वो उनसे सारी टेक्निक सीख सके। एरिल की माँ मुस्कुराकर पूछती है कि क्या रे यहाँ एरिल के लिए एक अच्छी हाउसवाइफ बनना सीखने आई है। रे को चार्ग्यू करने ही वाली होती है कि तभी एरिल के फ्रंट यार्ड से एक फेमिलियर आवाज आती है। एवंस, रे के फादर, एरिल की माँ को बुलाते हुए कहता है कि उन्हें तुरंत फॉरेस्ट के लिए निकलना होगा क्योंकि कुछ इंसेनली स्ट्रांग मॉन्स्टर्स ने थोड़ी देर पहले ही आधा जंगल तबाह कर दिया है। एरिल की माँ तुरंत सिचुएशन असेस करती है और बोलती है कि वो और एरिल वहां ऑलरेडी जा चुके हैं और मॉन्स्टर को डील कर चुके हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एवंस ये सुनकर रिलीव्ड हो जाता है और बोलता है कि वो गांव वालों को बता देगा कि इवैक्यूएशन की जरूरत नहीं है। तब उसकी नजर रे पर पड़ती है और वो बोलता है कि वो हर दिन अपनी माँ जैसी लगती जा रही है। फिर वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। रे जवाब देने ही वाली होती है कि एरिल की माँ बीच में बोल पड़ती है कि रे यहाँ अच्छी वाइफ बनना सीखने आई है। रे तुरंत प्रोटेस्ट करती है, कहती कि वो बस एक अच्छी स्पोर्ट्समैन बनना चाहती है, पर एरिल की मॉम हंसकर बोलती है कि वो उसे स्पोर्ट्समैनशिप भी सिखाएगी और वाइफली ड्यूटीज भी। बाकी बात साइड रखकर एरिल ऊपर अपने फादर के स्टडी रूम में चला जाता है जहां वो मैजिकल सिंबल से भरी डेस्क पर काम कर रहे होते हैं। वो एरिल को ग्रीट करते हैं और बोलते हैं कि वो एक मेजर ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब है जो शायद उनकी अल्टीमेट टेक्निक बन जाए। एरिल को इस सब में इंटरेस्ट नहीं होता और वो सीधा बोल देता है कि उसने फाइनली अपनी माँ को हरा दिया है और अब वो अपने फादर से मैजिक सीखना चाहता है। उसके डैड उसे कांग्रेचुलेट करते हैं स्वॉर्ड गॉड को हराने के लिए, पर सीधा मना कर देते हैं कि वो मैजिक नहीं सीख सकता। किचन में एरिल की माँ रे को नाइफ देती है सब्जी काटना सिखाने के लिए, लेकिन रे ने आज तक स्वॉर्ड के अलावा कुछ पकड़ा ही नहीं होता, तो वो उसे भी स्वॉर्ड की तरह चलाने लगती है और पूरी टेबल तोड़ देती है, जो मॉम और एरिल की छोटी बहन दोनों को शॉक कर देता है। थोड़ी देर बाद एरिल और उसके डैड टेबल रिपेयर कर देते हैं और वो एक टूटा हुआ मग भी मैजिक से फिक्स करके दिखा देते हैं। टूल्स शेड में रखते वक्त उसके फादर फिर से बोलते हैं कि वो मैजिक ट्राई करना छोड़ दे क्योंकि ये उसके लिए इम्पॉसिबल है। वो समझाते हैं कि स्वॉर्ड के साथ तो वो रोज प्रैक्टिस करके धीरे धीरे इंप्रूव कर सकता है और शेड में पड़ी टूटी हुई स्वॉर्ड्स उसकी मेहनत का प्रूफ है, पर बिना माना पुल के मैजिक सीखना ऐसा है जैसे बिना हाथ के स्वॉर्ड चलाना। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एरिल अपने डैड से पूछता है कि उन्हें कैसे पता कि उसके पास माना नहीं है। उसके डैड कहते हैं कि अगर होता तो उसे कोई क्लास मिलती, पर एरिल याद करता है कि ग्रेस्टिया में रे के साथ ट्रेनिंग के दौरान उसने गिल्ड का सारा होली वाटर खत्म कर दिया था, जिससे लोली इरिटेट हो गई थी और बोल रही थी कि उनकी गिल्ड ऑलरेडी डेट में है और एरिल उन्हें और दोबारा है। उसके बाद लोली माना रिकवरी पोशंस ले आई और उसे पीने को कहा। उन पोशंस के बाद एरिल को अपने बॉडी में थोड़ा सा माना फ्लो फील होने लगा था। उसके फादर ये सुनकर इंटरेस्टेड हो जाते हैं और टेस्ट करना डिसाइड करते हैं। वो एरिल को गाइड करते हैं कि अपनी पाम में थोड़ा सा माना रिलीज करे और शॉकिंगली एरिल ऐसा कर भी लेता है, पर तुरंत बेहोश हो जाता है। ये क्लियर प्रूफ होता है कि उसके अंदर थोड़ा सा माना है। जब एरिल होश में आता है तो वो पूछता है कि अब वो मैजिक कैसे सीखे। उसके डैड रिप्लाई करते हैं कि उसका माना पूल अभी न्यूबॉर्न बेबी से भी छोटा है, इसलिए उसे हर दिन ट्रेनिंग करके उसे बढ़ाना होगा। ट्रेनिंग तो वैसे भी एरिल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसलिए वो काफी सारे माना पोशंस खरीदता है और रोज प्रैक्टिस शुरू कर देता है। 6 पूरे महीने बाद वो इतना माना जनरेट कर लेता है कि वो कंप्लीट न्यूबीज की कैटेगरी में आ जाता है, जिनका माना पूल काफी वीक होता है। पर उसके फादर ओवरजॉयड हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब उसे मैजिक एकेडमी जाना चाहिए जहां उन्होंने खुद स्पेल सीखे थे। वो स्पेल से भरा हुआ एक 5 मिनट निकालते हैं और एरिल को देते हैं, बोलते हैं कि अगर उसे मैजिक प्रोड्यूस करनी है तो इन्हें सीखना पड़ेगा। ये सब सुनकर एरिल का दिमाग न्यू पॉसिबिलिटीज से भर जाता है, वही जगह जहां से उसके डैड कंट्री के बेस्ट विजर्ड्स में से एक बने थे। शाम को सब डिनर के लिए बैठते हैं और एरिल की माँ बताती है कि रे अब हाउसवर्क और स्पोर्ट्समैनशिप दोनों में काफी इंप्रूव कर रही है, जो उसे जेन्युइनली खुश करता है। उधर एरिल के डैड बोलते हैं कि एरिल विजर्ड बनने के पाथ पर है और इससे एंडलेस पॉसिबिलिटीज ओपन हो रही हैं। 3 साल बीत जाते हैं और रे रोज एरिल की माँ के साथ ट्रेन करती रहती है, बेटर स्पोर्ट्समैन बनने के लिए भी और बेटर हाउसवाइफ के लिए भी। उस सुबह एरिल की माँ रे को मॉर्निंग टी बनाने का टास्क देती है। पहले तो रे स्ट्रेस हो जाती है, पर फिर खुद को संभाल कर टी बना लेती है और कांपते हाथों से उन्हें सर्व करती है। वो नर्वस एंटिसिपेशन में वेट करती है जब एरिल की माँ सिप लेती है, थोड़ा टेस्ट करती है और फिर बोलती है कि टी बिल्कुल परफेक्ट है। ये सुनकर वो उतनी ही खुश हो जाती है जितनी उसने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। पर उसकी सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि ऊपर से एक चीख सुनाई देती है
एरल की छोटी बहन मीरा की। वो रोती हुई बताती है कि जब वो एरल को उठाने गई तो वो कहीं नहीं था, बस एक नोट छोड़ गया है। रे और एरल की माँ दोनों नोट पढ़ती हैं जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी होती है कि वो आर्ट्सवेल मैजिक के शहर ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। एरल की माँ थोड़ी सैड हो जाती है, सोचते हुए कि वो कम से कम गुड बाय तो कह सकता था, जबकि मीरा अभी भी रो रही होती है। रे ये देखकर रियलाइज करती है कि जब वो छोटी थी और स्वॉर्ड सिटी ब्रेस्टिया जाने के लिए घर छोड़कर गई थी तो उसके फैमिली पर क्या असर पड़ा होगा। एरल की माँ तुरंत रे से कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो ऐसे ही बिना बताए चली जाए, और रे सॉफ्टली रिप्लाई करती है कि वो कभी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसे अभी उनसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। एरल की माँ सोचती रहती है कि पहले उसकी सबसे बड़ी बेटी घर छोड़कर चली गई और अब एरल भी दोबारा निकल गया। उसके मन में बस ये सवाल घूम रहा होता है कि उसे दोनों को फिर से कब देखने का मौका मिलेगा। उधर एरल ऑलरेडी गांव के आउटस्कर्ट्स पर होता है, उसी नाइट टर्न ऊबर ड्राइवर के साथ ट्रैवल करता हुआ, जो उसे दोबारा देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है। एरल पूछता है कितना टाइम लगेगा और ड्राइवर रिप्लाई करता है कि लगभग 2 दिन में पहुंच जाएंगे। रास्ते में बातें चलती रहती हैं और ड्राइवर बोलता है कि एरल काफी वियर्ड है, ब्रेस्टिया जाकर अपनी स्ट्रेंथ और स्किल का शोकेस करके आना, फिर सारी फेम और फॉर्च्यून छोड़कर वापस ऐसे गांव लौट आना जिसका नाम तक कोई नहीं जानता, फिर 3 साल के लिए मैप से गायब हो जाना और अब आर्ट्सवेल मैजिक के शहर की तरफ निकल पड़ना। एरल कैजुअली बोलता है कि वो एग्जाम ट्राई करना चाहता है और देखना चाहता है कि बाकी लोगों के अगेंस्ट वो कैसा परफॉर्म करता है। तभी एक यंग रेड हेड लड़का एरल से पूछता है कि क्या वो भी मैजिक एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रहा है, और उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि एरल नॉर्मल एप्लीकेंट से काफी बड़ा लग रहा होता है। एरल कुछ बोलता उससे पहले ही ब्लू हेड लड़की रेड बॉय पर स्नैप करती है और बोलती है कि लोगों का मजाक बनाना बंद करो। क्लियरली लग रहा है कि एरल पिछले कई सालों से एग्जाम फेल करता आ रहा है। एरल अभी एक्सप्लेन करने ही वाला होता है कि उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, तभी ब्लू हेड लड़की उसे लेक्चर देने लगती है कि वीक लोगों को अपनी वीकनेस ओवरकम करते देखना काफी एडमिरेबल होता है। रेड बॉय और ब्लू गर्ल आपस में बहस करने लगते हैं, जबकि ग्रीन हेड लड़की उन्हें शांत करने की कोशिश करती है पर फेल हो जाती है। रेड लड़का फिर एरल की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि वो कौन सी मैजिक में स्पेशलाइज करता है, और प्राउडली बोलता है कि वो रेड मैजिक यूज करता है। एरल को याद आता है जब उसके डैड ने उसे मैजिक एफिनिटीज के बारे में समझाया था। ब्लैक डार्क मैजिक होता है, व्हाइट लाइट मैजिक, येलो अर्थ मैजिक, ग्रीन विंड मैजिक, ब्लू वाटर मैजिक और रेड फायर मैजिक। पर क्योंकि एरल के पास कोई इनेट एफिनिटी नहीं थी, उसके फादर ने उसे हर पॉसिबल मैजिक ट्राई करने को कहा था। वो प्रेजेंट में वापस आता है और रेड बॉय को बोलता है कि उसे खुद नहीं पता वो कौन सी मैजिक यूज कर सकता है क्योंकि उसके पास कोई क्लास ही नहीं है। ये सुनकर लड़का शॉक हो जाता है, पर ब्लू हेड लड़की उसे लायर बोलकर अक्यूज करती है, कहती है कि एरल ऑब्वियसली मजाक उड़ा रहा है क्योंकि कोई क्लासलेस बंदा मैजिक एकेडमी एग्जाम देने का सपना भी नहीं देख सकता। रेड बॉय गुस्से में पलटकर एरल से कहता है कि मजाक बंद करे, पर एरल कामली अपना क्लास कार्ड दिखा देता है जो प्रूव करता है कि वो सच में क्लासलेस है। बच्चे बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। एरल कुछ रिप्लाई करता है उससे पहले ही जंगल से एक भयानक रोर आता है जो आसपास के पेड़ हिला देता है। एरल तुरंत साउंड पहचान लेता है और बोलता है कि ये शायद ट्रोल किंग है जो गहरी नींद से जाग गया है। रेड बॉय पैनिक करने लगता है, बोलता है कि उन्हें भागना चाहिए क्योंकि ट्रोल किंग इंसेनली स्ट्रांग होता है, और ब्लू गर्ल ड्राइवर को तेज चलाने को चिल्लाती है। ड्राइवर घबराकर पलट जाता है और बोलता है कि रोड सुनकर उसके घोड़े डर से बेहोश हो गए। लड़की समझ जाती है कि अब कोई एस्केप रूट नहीं है और उन्हें यहीं खड़े होकर फाइट करनी होगी। वो प्लान बनाना शुरू करती है और रेड बॉय और ग्रीन गर्ल को बोलती है कि ट्रोल आखिर ट्रोल ही होता है, मिलकर स्लो बीस्ट को गिरा सकते हैं। पर उनका प्लान तब धरा का धरा रह जाता है जब जंगल से ट्रोल किंग हाथ में एक मैसिव क्लब लिए निकलता है। रेड लड़का लड़कियों को शांत करने की कोशिश करता है, बोलता है कि ट्रोल ह्यूज है पर काम रहना होगा। पर तभी एक और भी बड़ा ट्रोल अपीयर होता है और अपनी जाइगेंटिक क्लब से पहले वाले ट्रोल को हवा में उड़ा देता है। लड़कियां घुटनों पर गिर जाती हैं, कांपते हुए एक दूसरे को पकड़कर, रियलाइज करते हुए कि उनकी मैजिक इस मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं है। पर रेड बॉय कंपोजर मेंटेन करता है, उसे किड्स के सामने डर नहीं दिखाना होता, इसलिए वो कैब से कूदकर नीचे उतरता है, खुद को स्टेडी करता है, अपना वॉन्ड निकालता है और सारी मना लगाकर एक फायरबॉल ट्रोल के मुंह पर मार देता है। एक सेकंड के लिए लगता है शायद चांस बन गया, पर जैसी स्मोक क्लियर होता है ट्रोल बिल्कुल अनहार्म निकलता है और भी गुस्से में आ जाता है। लड़के ने उस अटैक में सारी मना खर्च कर दी होती है, इसलिए भागने के लिए कुछ नहीं बचता। ट्रोल उसकी तरफ चार्ज करता है और तभी एक मैसिव एक्सप्लोजन पूरी जगह को कवर कर लेता है, ट्रोल को सीधा एशेज में बदल देता है। सब लोग स्टन रह जाते हैं और तब एरल पीछे से निकलकर बोलता है कि शायद उसे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था। लड़का बिल्कुल हिला हुआ होता है और लड़कियां आपस में विस्पर करती हैं कि एक्सप्लोजन मैजिक काफी एडवांस्ड होती है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग मेजेस ही यूज कर सकते हैं। एरल उन पर ध्यान नहीं देता और सीधा घोड़ों के पास जाता है, अपना हीलिंग स्पेल यूज करके उन्हें ठीक कर देता है। जब वो पलट कर देखता है तो रेड बॉय घुटनों पर बैठा होता है, माफी मांगते हुए, और उससे अपना मास्टर बनने की रिक्वेस्ट करता है। बोलता है कि वो एक दिन ग्रेट विज़र्ड बनना चाहता है। एरल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उन्होंने गलत समझ लिया है, वो कोई मास्टर नहीं, बस एक एग्जामिनी है। वो फिर से क्लास कार्ड दिखाता है, पर ग्रीन हेड लड़की बोलती है कि वो पक्का कोई लेजेंडरी मेज होगा जो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए फेक कार्ड यूज कर रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व ना होते देखकर एरल अपना रास्ता कंटिन्यू करता है आर्ट्सवेल की तरफ, और कुछ दिन बाद सुबह सुबह वहां पहुंच जाते हैं। शहर एक बड़ी झील के बीच बसी होती है, चारों तरफ ड्रॉ ब्रिजेस लगे होते हैं लोगों के आने जाने के लिए। लड़कियां हैरान रह जाती हैं जब पहले से ओवर कॉन्फिडेंट रेड बॉय बिल्कुल टेम पपी की तरह एरल के चक्कर काटने लगता है, हर तरह के सवाल पूछते हुए। अंदर जाते ही रेड हेड लड़का एरल से बोलता है कि वो रेड मैजिक का एग्जाम दे रहा होगा, मतलब एरल और वो दोनों एक ही ग्रुप में होंगे, जबकि ग्रीन और ब्लू लड़कियां अर्थ और वाटर मैजिक के लिए अप्लाई कर रही होती हैं। यहीं पर एरल को पता चलता है कि कोर्स और टेस्ट मैजिकल एफिनिटीज के बेसिस पर डिवाइडेड होते हैं, और वो मन ही मन होप करता है कि कहीं यहां भी उसे ब्रेसिया की तरह सिर्फ क्लासलेस होने की वजह से रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन सरप्राइज तब होता है जब रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचते ही रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराती है, उसके कार्ड पर स्टैंप लगाती है और उसे रोल नंबर दे देती है।
एरल थोड़ा हेजिटेंट होते हुए पूछता है कि क्या क्लासलेस होने के बावजूद भी ये ठीक है, और रिसेप्शनिस्ट कामली रिप्लाई करती है कि हर इंसान को एग्जाम देने का इक्वल राइट है और यहाँ किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तब एरल को रियलाइज होता है कि ये जगह सच में ब्रेसिया से काफी डिफरेंट है और वो टेस्टिंग ग्राउंड की तरफ बढ़ जाता है। वहां वो देखता है कि काफी सारे किड्स लाइन में खड़े हैं और उनमें से एक मेटल लाइट पर छोटा सा फायरबॉल मारकर टेस्ट क्लियर कर लेता है। एरल अभी समझने ही वाला होता है कि उसे एग्जैक्टली क्या करना होगा, तभी एक फ्लैशी रेड हेड लड़का अरीना में घुस जाता है और इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि क्या वो उनकी मेटालिक डॉल्स में से एक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इंस्ट्रक्टर पहले कंफ्यूज होता है, फिर उसका कार्ड चेक करता है और रियलाइज करता है कि वो लड़का एक एडवांस्ड मैजिक यूजर है जो काफी रेयर क्लास होती है। सारे स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं और उसे देखते रहते हैं जब वो आगे बढ़कर एक स्पेल कास्ट करता है जिससे आग का एक बड़ा पिलर निकलता है और मिथ्रिल नाइट को पूरी तरह एंगल्फ कर लेता है। लड़का अपनी परफॉर्मेंस पर काफी प्राउड होता है, लेकिन रेड बॉय तुरंत बोल देता है कि उसका एरल तो इससे भी बेटर कर सकता है। कॉकी लड़का तुरंत भड़क जाता है और पलट कर पूछता है कि क्या वो सोचता है कि कोई नॉर्मल बंदा एडवांस्ड मैजिक यूजर से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। रेड बॉय भी फुल कॉन्फिडेंस में रिप्लाई करता है कि उसका एरल तो उसे ब्रेकफास्ट में खा जाए और लंच से पहले बाहर फेंक दे। कॉकी लड़का कहता है कि ये सब बस एम्प्टी थ्रेट्स हैं और कोई भी उसकी तरह मेटल मेल्ट नहीं कर सकता। तब एरल फाइनली बीच में बोलता है और पॉइंट आउट करता है कि नाइट अभी तक मेल्ट भी नहीं हुआ है। इंस्ट्रक्टर एक्सप्लेन करता है कि वो नाइट्स मिथ्रिल से बने होते हैं जो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल्स में से एक है और इतनी आसानी से नहीं पिघलते। रेड बॉय फिर से उस कॉकी ब्रैड का मजाक उड़ाने लगता है। एरल को बीच में घसीट कर बोलता है कि वो उससे लीग्स बेटर है। एरल उसे सीधा सर पर तपली मारता है और खुद अरीना में चला जाता है। वो डिसाइड करता है कि वही स्पेल यूज करे जो कॉकी लड़के ने की थी, और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन एक्सप्लोजन उतना फ्लैशी नहीं होता, बस एक छोटा सा फायर कॉलम निकलता है जो ज्यादा डैमेज करता हुआ नहीं लगता। कॉकी लड़का हंस पड़ता है, पर उसकी हंसी तब रुक जाती है जब मिथ्रिल नाइट पूरी तरह पिघलकर मोल्टन मेटल के ढेर में बदल जाता है। लड़का शॉक होकर बोलता है कि इरप्शन मैजिक कभी मिथ्रिल मेल्ट नहीं कर सकती, पर एरल कामली एक्सप्लेन करता है कि उसने उस स्पेल का मॉडिफाइड वर्जन यूज किया था जिसमें सारी फायर को एक सिंगल छोटे कॉलम में कंप्रेस कर दिया, जिससे हीट इतनी इंटेंस हो गई कि कोई भी नॉर्मल इरप्शन उससे मैच नहीं कर सकती। इतना कहकर वो अरीना से बाहर निकल जाता है और सीधा ब्लू मैजिक अरीना में घुस जाता है, जहां ब्लू हेड लड़की टारगेट हिट करके टेस्ट क्लियर कर चुकी होती है। उसे वहां देखकर वो शॉक हो जाती है, पर एरल बिना टाइम वेस्ट किए आइस एज अटैक यूज करता है, नाइट को तोड़ देता है और फिर ग्रीन मैजिक अरीना की तरफ चल पड़ता है, पीछे इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट्स को पूरी तरह स्टंट छोड़कर। अरीना के बाहर ही उसे ग्रीन हेड लड़की मिलती है जो बताती है कि वो अभी तक रजिस्टर ही नहीं कर पाई क्योंकि वो काफी स्कैर्ड है। एरल उसे थोड़ा मोटिवेट करता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट देता है, रजिस्ट्रेशन तक वॉक थ्रू करवाता है और फिर अरीना की तरफ ले जाता है। ये टेस्ट काफी सिंपल होता है, बस एक बेसिक विंड स्पेल कास्ट करके सामने लगे विंड मिल को घुमाना होता है। लेकिन एरल अपनी क्लासिक ओवरकिल स्टाइल में सीधा एक टॉर्नेडो क्रिएट कर देता है जो विंड मिल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, इंस्ट्रक्टर को बिल्कुल हिलाकर रख देता है। ग्रीन लड़की की बारी आती है और वो फिर से नर्वस हो जाती है, पर एरल उसे एक और पेप टॉक देता है और अरीना में धक्का देकर भेज देता है और वो भी पास कर जाती है। इसके बाद एरल लाइट मैजिक स्कूल और येलो मैजिक स्कूल भी इजीली एस कर लेता है और फिर डार्क मैजिक स्कूल की तरफ बढ़ता है। बाहर से ये जगह बिल्कुल अबैंडन लग रही होती है, एक भी बंदा नजर नहीं आता। तभी उसे एक बॉक्स के अंदर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो इंस्पेक्ट करने ही वाला होता है कि एक औरत रोते हुए आती है और बोलती है कि उसका पेट खो गया है, और एरल से पूछती है कि क्या उसने कहीं देखा है। एरल अनश्योर होते हुए बोलता है कि बॉक्स के अंदर कुछ है, और औरत तुरंत उसे खोलकर एक वियर्ड टोड जैसी अबॉमिनेशन निकाल लेती है। औरत खुश हो जाती है और एरल की तरफ मुड़कर बोलती है कि ये किमेरा उसने खुद बनाया है, और पूछती है कि क्या ये क्यूट है। एरल बस ऑकवर्ड स्माइल ही कर पाता है। तभी पीछे से एक स्केलेटन उसे जंप स्केयर दे देता है। इंस्टिंक्ट में एरल अपना वॉन्ड घुमाता है और एक ही स्ट्राइक में स्केलेटन का सर अलग कर देता है। स्केलेटन अपना हेड वापस लेने दौड़ता है जब एरल पूछता है कि क्या वो कोई अनडेड मॉन्स्टर है। स्केलेटन कैजुअली रिप्लाई करता है कि ये यहाँ की एक ब्यूटीफुल ऑफिस क्लर्क है और अपना नाम लोटा बताती है। एरल पूछता है कि एग्जामिनेशन हॉल कहाँ मिलेगा, और लोटा बताती है कि डार्क मैजिक स्कूल सबके लिए ओपन होता है क्योंकि यहाँ वैसे भी ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं आते। इस तरह एरल सभी 6 स्कूल्स में एंट्री ले लेता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद जब वो बाहर आता है तो रेड बॉय और ब्लू ग्रीन लड़कियां उसे घेर लेती हैं और आर्ग्यू करने लगती हैं कि एरल को उनके स्कूल में होगा क्योंकि उसने उनका एग्जाम दिया था। पर एरल उन्हें शॉक कर देता है जब वो रिवील करता है कि उसने सारे 6 एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं और अब वो हर मैजिकल एफिनिटी सीखने वाला है। तीनों बच्चे सोचते रहते हैं कि एरल को सब स्कूल से स्टूडेंट आईडी कैसे मिल गई, और एरल खुद कंक्लूड करता है कि शायद स्कूल्स आपस में स्टूडेंट्स के बारे में बात ही नहीं करते, इसलिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। अब जब एग्जाम्स और पेपर वर्क सब कंप्लीट हो चुके होते हैं तब एक प्रॉब्लम सामने आती है, क्लास शेड्यूल्स ओवरलैप होने का। रेड बॉय काइडो चीख कर बोलता है कि उसने पहले ही एरल को वार्न किया था। एरल कामली रिप्लाई करता है कि क्योंकि हर कोर्स में सिर्फ 20% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, वो किसी तरह मैनेज कर लेगा, और अगर फाइनल एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर लिया तो टीचर्स को भी कोई इशू नहीं होगा। ग्रीन हेड लड़की कोलैट उसे बोलती है कि बिना नोट्स बनाए एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है क्योंकि टीचर्स लेक्चर्स में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देते हैं। एरल पूछता है कि क्या वो उनसे नोट्स बोरो कर सकता है, और सब हैप्पीली एग्री कर लेते हैं।
वो पूछते हैं कि बाकी 3 स्कूल्स का क्या करेगा, तो एरल बताता है कि ब्लैक मैजिक स्कूल का फिक्स्ड स्केड्यूल नहीं होता और वहां के ज्यादातर स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी से ही सीखते हैं। अब सिर्फ येलो और व्हाइट स्कूल्स बचे होते हैं और एरल सोचता है कि अगर उन पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करे तो वो सारे 6 स्कूल्स के एग्जाम्स क्लियर कर सकता है। काइडो फुल सपोर्ट दिखाता है, लेकिन ब्लू ग्रीन लड़की क्यूफा कोलेट को साइड में ले जाकर पूछती है कि क्या एरल सच में ये क्रेजी स्टंट पुल ऑफ कर पाएगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स एक साथ 2 स्कूल्स भी हैंडल नहीं कर पाते। एनीवे, एरल सबसे पहले रेड स्कूल में काइडो के साथ जाता है, जहां एग्जाम वाला वही एरोगेंट ब्रैट भी होता है। जैसे ही वो एरल को देखता है तुरंत कन्फ्रंट करता है, पर एरल उसे इग्नोर कर देता है। इससे ब्रैट, जिसका नाम रॉयस होता है, और भड़क जाता है और डिक्लेयर करता है कि एग्जाम में जो हुआ वो बस एक फ्लूक था, क्योंकि उस जैसे मेज को कोई नॉर्मल स्पेल कास्टर हरा ही नहीं सकता। एरल कहता है कि वो स्पेल कास्टर भी नहीं है, लेकिन रॉयस उस बात को गलत वे में ले लेता है। पहले उसे लगता है कि एरल भी उसकी तरह मेज है, फिर खुद ही उस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। ये रॉयस को और कंफ्यूज कर देता है। वो सोच लेता है कि कहीं एरल आर्च मेज तो नहीं, लेकिन एरल उस पॉसिबिलिटी को भी सीधा डिनाई कर देता है। तभी टीचर आ जाता है और रॉयस तुरंत उससे एरल के क्लास के बारे में पूछता है। टीचर रजिस्टर चेक करता है और रिवील करता है कि एरल क्लासलेस है, जिससे ब्लॉन्ड ब्रैट का पूरा वर्ल्ड व्यू हिल जाता है। लेक्चर स्टार्ट होता है और काइडो को मैजिक स्क्रिप्ट समझने में काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये पिछली बार से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होती है। लेकिन एरल के लिए ये सब बेसिक लेवल स्टफ होता है और वो मन ही मन वंडर करता है कि यहां ये सब पढ़ाया ही क्यों जा रहा है। टीचर एक्सप्लेन करता है कि काफी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैजिक स्क्रिप्ट की ग्रामर प्रॉपर्ली नहीं सीखी होती, और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एफिशिएंट स्पेल कास्टिंग के लिए। वो मास्टरी के बेनिफिट्स बताता है और ऐड करता है कि एडवांस लेवल पर पहुंचने के बाद स्टूडेंट स्पेल्स को रीअरेंज करके उन्हें और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। काइडो कमेंट करता है कि एरल ने एग्जाम में भी वही किया था और उसे शॉक लगता है कि वो एक हाई लेवल टेक्निक थी, क्योंकि उसने अपने डैड को बचपन से स्पेल्स के साथ कैजुअली एक्सपेरिमेंट करते देखा है। उसके बाद एरल ग्रीन स्कूल जाता है और कोलेट से कहता है कि अब तक की क्लासेस ने उसे कुछ भी नया नहीं सिखाया। फिर भी उससे ग्रीन स्कूल से काफी होप्स होते हैं, क्योंकि यहां सबसे पहले फ्लाइट मैजिक सिखाई जा रही होती है। कोलेट सरप्राइज होती है, क्योंकि उसे लगता था कि एरल जैसे स्किल्ड बंदा ऑलरेडी उड़ना जानता होगा। एरल रिप्लाई करता है कि उसके डैड हाइट से डरते हैं, इसलिए फ्लाइट मैजिक ही एक चीज थी जो वो उसे नहीं सिखा पाए। टीचर क्लास स्टार्ट करता है और सबको बोलता है कि खुद को हवा के अपवर्ड करंट पर राइड करते हुए इमेजिन करो और आर्म्स फैलाकर बैलेंस मेंटेन करो। एरल रियलाइज करता है कि टीचर अज्यूम कर रहा है कि सब स्टूडेंट्स के पास पहले से फ्लाइट स्किल है, और वो खुद टोटली क्लूलेस होता है कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ कोलेट हवा में उठने लग जाती है, पर एक्साइटमेंट में बैलेंस खो देती है और नीचे गिर जाती है। बाकी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो कैजुअली श्रग ऑफ कर देती है। हेटर्स को वाइब किल करने का कोई मूड नहीं होता। वो फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट करती है और एरल उसकी कॉन्फिडेंस से इंस्पायर हो जाता है। उसे अभी भी इमेजिन नहीं हो पाता कि कोई एयर करंट उसे उठा सकता है, इसलिए वो अपने पैरों के नीचे एक टॉर्नेडो क्रिएट कर देता है ताकि खुद को ऊपर प्रोपेल कर सके। टॉर्नेडो उसे काफी ऊपर तक फ्लिंग कर देता है और वो क्रैश लैंड करता है, जमीन पर एक क्रेटर बना देता है। कोलेट शॉक हो जाती है और उसे उठाने में मदद करती है। तभी एक ग्रीन हेड एरोगेंट लड़का आकर उन दोनों को लूजर्स कह के मॉक करता है। वो डिसाइड करता है कि उन्हें दिखाए कि एक्चुअली कैसे किया जाता है, और एफर्टलेसली हवा में उठकर ग्रेसफुल फ्लाइंग डेमोन्स्ट्रेट करता है। कोलेट काफी इंप्रेस्ड होती है और लड़का बताता है कि वो आज तक सिर्फ फ्लाइट मैजिक की प्रैक्टिस करता आया है और हर रेस जीता है जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया है। एरल पूछता है कि कौन सी रेस की बात कर रहा है, और कोलेट एक्सप्लेन करती है कि लोग एक सेट कोर्स पर फ्लाइट मैजिक यूज करके रेस करते हैं। एरल को यह काफी इंटरेस्टिंग लगता है और वो अनाउंस करता है कि वो भी रेस में पार्टिसिपेट करेगा। एरोगेंट लड़का कहता है कि उसे तो अभी उड़ना भी नहीं आता, पर एरल रिप्लाई करता है कि वो प्रैक्टिस से सीख लेगा। लड़का टीचर से नेक्स्ट रेस के बारे में पूछता है, जो 2 महीने बाद होती है। फिर एरल को बोलता है कि उसके पास इनफ टाइम नहीं है, क्योंकि यूजुअली लोगों को प्रॉपर्ली उड़ना सीखने में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। वो ये कहकर उड़ जाता है। कोलेट एरल को बोलती है कि वो नेक्स्ट ईयर ट्राई कर सकता है, लेकिन एरल तब तक ऑलरेडी प्लान बना चुका होता है कि 2 महीने में रेस कैसे जीतनी है। कुछ दिन बाद काइडो, क्यूफा और कोलेट रात को स्कूल जाते हैं, क्योंकि कोलेट कुछ भूल गई होती है। काइडो कंप्लेन करता है कि उसे साथ क्यों बुलाया गया, जबकि लड़कियां खुद भी जा सकती थी। क्यूफा रिप्लाई करती है कि अगर उसने करंट रूमर्स सुने होते तो उसे पता होता कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। काइडो बोलता है कि उसे कोई रूमर्स नहीं पता, तो क्यूफा पूछती है क्या वो पत्थर के नीचे रहता है। वो उसे बताती है कि रिसेंटली स्टूडेंट्स ने रात में स्कूल के आसपास एक घोस्ट उड़ते हुए देखा है, और ये सुनते ही काइडो फ्रीक आउट कर जाता है, क्योंकि वो सुपरनैचुरल से बहुत डरता है। और यहीं इस वीडियो का पार्ट यहीं एंड होता है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।